Hello everyone, welcome to Ranker's Approach to Labasana. So we were doing 2020 का paper and we had done till 1 to 40 questions. Welcome to Prelims Aptitude Mastery where we learn how to solve the prelims paper in the exam hall, especially when we are aware about only 30 to 35 questions. तो उसके बाद जो हमें अटैम्प्ट करने हैं एंड वी डोंट नो बेस्ड ऑन द नॉलेज, सो उन क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करें, जस्ट लाइक द रैंकर्स डू, जस्ट लाइक द पीपल हु राइट मल्टीपल मेंस दे डू. So just a disclaimer, if you are getting this video in your YouTube feed then you must subscribe the channel for further updates. It is possible that कि YouTube की algorithm ये दोबारा ना आपको रिकमेंड करे वीडियो. So if you are interested in these videos you must subscribe the channel. देखो पेड तो ग्रुप में भी की रहे हैं, लोग चार्ज कर रहे हैं इसके लिए पैसा. सो एंड वही चीज़ें बता रहे हैं. सो whosoever you enroll in, भाई 90 to 95% तो चीज़ें सेम है, वही PYQs हैं, वही लॉजिक हैं. इट इज़ जस्ट एक्सप्लेनेशन का मोड थोड़ा डिफर करता है, थोड़ा डिफरेंस आता है उसमें, बट अल्टीमेटली चीज़ें वही हैं. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एंड मनी देयर, लाइक टाइम तो नहीं बोलूँगा, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन सच एक्सपेंसिव कोर्सेज यू कैन रेफर टू दिस वीडियो सीरीज. This has been created by an aspirant for other fellow aspirants. So without wasting any further time, let's start with question number 41. So here it is. With reference to carbon nanotube, consider the following statements. तो ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में व्हाट आई टोल्ड कि इफ क्वेश्चन इज अबाउट द पॉसिबल एप्लीकेशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी देन ड्रॉ विथ ऑल ऑफ द अबव, बट इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग ब्लाइंडली लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स फर्स्ट. कार्बन नैनोट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल. ठीक है भाई, अच्छी चीज़, अच्छी बात कर रहे हैं ना. इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, इट इज़ अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली थिंग, सो इट इज़ ठीक है. दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, बायोकेमिकल सेंसर्स में इनको यूज कर सकते हैं. यस, दे कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. भाई आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज में हम मतलब बना सकते हैं और लाइक उनको इंजर्ड पार्ट को हील करने के लिए कुछ इस टाइप से. सो इट इज़ पॉसिबल भाई, क्या पता हो ऐसा कुछ पॉसिबल. एंड दे कैन बी यूज एज कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी है, अब सब कुछ तो हमें नहीं पता हो सकता. वी कैन जस्ट रिलाई कि भाई ऐसी चीज़ है, कुछ पॉजिटिव है तो पॉसिबल हो सकता है. सो बेस्ड ऑन द लॉजिक विच वी हैव डेवलप्ड फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, तो इसका आंसर हम मारेंगे डी. बट दिस इज नॉट द आंसर एंड हेयर द एक्सेप्शन अराइज. यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है 1, 3 and 4. यूपीएससी कंसिडर दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, बट काफ़ी टीचर्स जो कहते हैं कि भाई इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट यूपीएससी का आंसर है सी. एंड इट अगेंस्ट टेल वन थिंग कि भाई हमें लॉजिक में 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए. Even if we get 60 to 70% accuracy based on the metrics which I told in the previous video, then it is also sufficient. So 100% accuracy in logics की नहीं है, but it will help you to get the decent number of questions, that is 60 questions which we require. 30 questions अपने knowledge से, 30 question अपने logic से, and based on that if we get 60 questions correct then we are good to go. So it is an exception of these logic, और जहाँ पर होगा मैं बता दूंगा कि भाई यहाँ लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है. सो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 41. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 42. स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन अ क्रॉप फील्ड inspecting the craters of an active volcano, collecting breath samples from spouting wells for DNA analysis. At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? भाई ड्रोन की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं. अब DNA के ब्रेथ का जो है अपना ब्रेथ सैंपल लेके आना है, ब्रेथ सैंपल वेल्स का, भाई पॉसिबल है. ड्रोन है, कुछ ड्रॉपलेट्स भी जो है वो कैप्चर कर ली, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. सो वी कैन नॉट नेगेट इट. इंस्पेक्टिंग द क्रेटर ऑफ एक्टिव वोल्केनो, अब भाई बोलेंगे कि भाई इतना हाई टेम्परेचर है, अगर वो ड्रोन मेल्ट हो जाए, भाई हमें उससे क्या मतलब है. हम बेसिकली कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी जो उसे टेम्परेचर से बचा लेगी, मेल्ट होने से बचा लेगी, एंड वी कैन इंस्पेक्ट और जरूर वी कैन इंस्पेक्ट द क्रेटर ऑफ एक्टिव वोल्केनो. अब एक्टिव वोल्केनो का मतलब ये नहीं है कि भाई उसमें से लावा निकल ही रहा है. इवन इफ इट इज लाइक स्टेबल राइट नाउ, इट कैन बी इन द एक्टिव स्टेज. एक्टिव स्टेज में हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि लावा उसमें से निकल ही रहा है. इट इज़ पॉसिबल कि भाई प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वहाँ पर. तो उस सिचुएशन में इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि भाई ये तो ट्रू हो रहा. इट इज़ डिफिकल्ट टू नेगेट. एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड, भाई ये तो हम देखते हैं कि भाई ड्रोन्स की हेल्प से जो है पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, एंड इन सच क्वेश्चंस डी इज़ द आंसर.
अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे यू विल गेट -2.66 बिकॉज आई टोल्ड यू एज इन द प्रीवियस वीडियो अगर 50 से 60 हज़ार जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली द पीपल हु आर इन टू द सर्विसेज दोज हु हैव गिवन मेंस मल्टीपल टाइम्स और इंटरव्यू मल्टीपल टाइम्स दे नो कि भाई ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ऑल ऑफ द अबव मारता है। अगर यूपीएससी ने इसका अगर आपने वो ऑल ऑफ द अबव नहीं मारा इफ़ यू ओवर थिंक अनलेस यू आर श्योर कि भाई ये ऑप्शन नहीं होगा, अगर आपको पता है कि भाई सी तो नहीं हो सकता, ये थर्ड तो नहीं हो सकता, अगर आप इतना श्योर हो तो ही आप दूसरे ऑप्शन पर की तरफ जाओगे, अदरवाइज यू विल गो विद द ऑल अबव द अबव। बट इन केस इस टाइप के एक्सेप्शंस निकलते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसमें भाई डी ही लगाएगा, और अगर ऐसा एक्सेप्शन निकलता है तो योर कट ऑफ विल ग्रो बाय 2 मार्क्स, भाई कट ऑफ जो है 2 नंबर से कम हो जाएगी। सो दिस इज द थिंग। और भले कट ऑफ कम हो या ना हो इट वॉन्ट अफेक्ट योर सिलेक्शन रेट। सिलेक्शन रेट आपका अफेक्ट नहीं हो रहा इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग विद योर स्टैटिक पार्ट एंड यू हैव अप्लाइड दीज लॉजिक्स दीज एप्टीट्यूड विद कॉन्फिडेंस। So let's come to question number 43. The experiment will employ a trio of spacecraft flying in formation in the shape of an equilateral triangle that has sides 1 million kilometer long with laser shining between the craft. The experiment in question refers to Voyager, New Horizon, LISA Pathfinder, Evolved LISA. देखो LISA. So भाई यूपीएससी को अब क्या चूल थी कि ऐसे लीजा 2 ऑप्शन में देने की। सो इट इज़ पॉसिबल बेस्ड ऑन द PYQs कि भाई इन दोनों में से ऑप्शन एक होगा, या तो इवोल्व लीजा होगा या लीजा पाथ फाइंडर होगा। अब इसमें डिसाइड करना कि क्या है, एंड आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, लेट्स सी या डी में से डाउट है, गो विद डी। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 44। एंड ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो करंट अफेयर्स में कवर्ड होते हैं। आप पीटी पढ़ो, आप फोरम की क्वार्टरली एसेंशियल पढ़ो, या किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी मैगजीन पढ़ो जो करंट अफेयर स्पेसिफिक है, यू विल फाइंड सच टॉपिक्स इन दोज मैगजीन्स एंड दे आर करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स स्पेशली इन द साइंस एंड टेक। सो दैट विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू मार्क द आंसर इफ यू हैव रेड द करंट अफेयर मैगजीन्स प्रॉपरली। एंड करंट अफेयर्स की मैगजीन आप लास्ट डेज में कौन सी पढ़ सकते हो उसके लिए भी मैंने वीडियोज बनाई हैं, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, कौन सी ठीक है। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। कि भाई जो अपने जो सेल्स हैं, बॉडीली सेल्स हैं, जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जो एग प्रोड्यूस करते हैं, उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन पॉसिबल हैं। यस इट इज़ पॉसिबल, आप नेगेट नहीं कर सकते। अभी नहीं पॉसिबल तो भाई क्या पता जब तक आंसर की आएगी तब तक पॉसिबल हो जाए। तो यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट्स को गलत नहीं बना सकता जिसमें पोटेंशियल एप्लीकेबिलिटी पॉसिबल है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। A person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage। अब की पर्सन का जो जीनोम है वो भाई अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जाइगोट है, भाई जाइगोट को हम एम्ब्रियो में इंसर्ट करने से पहले उसे एडिट कर सकते हैं, उसी से कंसेप्ट तो आता है कि डिजाइनर बेबी का। सो अगर हम उसे क्या कहते हैं अपना इसे एडिट कर सकते हैं, सो इट इज़ पॉसिबल एंड इट कैन नॉट बी एडिटेड। भाई इसको एडिट करना बहुत मुश्किल है। ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। कि और ये एक्सपेरिमेंट हुए भी हैं कि ह्यूमन इंड्यूस्ड जो प्लूरिपोटेंट सेल है वो पिग में डाल सकते हैं। भाई पॉसिबल है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई पॉसिबल नहीं हो रहा। कैन बी इंजेक्टेड बोल रहा है, अब भाई उसके कारण कुछ कॉन्सिक्वेंस हो या ना हो, वो क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए भले, बट डाल तो सकते हैं ना। तो उस बेसिस पे भी सी थर्ड ठीक होगा एंड आवर आंसर विल बी डी। एंड अगेन आई एम सेइंग कि वेन एवर क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यू आर नॉट श्योर कि भाई ये तो नहीं ही हो रहा, अनटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि भाई ये तो नहीं ही हो रहा, तो ही आप दूसरे ऑप्शन में जाओगे। बट इफ़ यू आर नॉट श्योर कि भाई ऐसा पॉसिबल हो रहा या नहीं हो रहा, देन यू विल गो विद द ऑल ऑफ द अबव। दिस इज द जनरल रूल ऑफ सच क्वेश्चन। अगर ओवर थिंक करोगे तो यू विल गेट -2.66, नॉट जस्ट -0.66। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोटोटल कॉन्जुगेट वैक्सीन इन इंडिया। तो ठीक है भाई, ऐसे हम जनरली नहीं हैं पढ़ते इस टाइप के टॉपिक्स को, तो लेट्स सी कि भाई क्या कहते हैं अपना एप्टीट्यूड से या लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं है। These vaccines have no side effects and cause no allergic reaction। भाई कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। इज इट पॉसिबल कि भाई हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं हो रहा। भाई किसी एक इंडिविजुअल को भी साइड इफेक्ट हो गया उससे, तो दिस स्टेटमेंट विल बिकम रॉन्ग। तो थर्ड इज रॉन्ग
डी को काट दो, सी को काट दो, 1 और 1 कॉमन है तो 1 तो ठीक है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। भाई जो इस वैक्सीन के थ्रू क्या है कि जो हमारी डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक्स पे, जो कि इफेक्टिव नहीं है ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो उसकी जो डिपेंडेंस है वो कम हो सकती है। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, किसी वैक्सीन के बारे में प्रो है कि भाई उसके शायद एडवांटेजेस बता रही है, भले आप श्योर नहीं हो, इन केस दैट स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, जस्ट बिकॉज नॉट लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव हो रही। रीड द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट। भाई एंटीबायोटिक्स के ऊपर डिपेंडेंस कम हो रही है, जो कि ड्रग रेसिस्टेंट हो चुकी हैं बैक्टीरिया, तो उनके खिलाफ कुछ एक अच्छी बात करी जा रही है, तो उसके बेसिस पे दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट एंड आई विल मार्क ऑप्शन बी एज द आंसर एंड विच इज द आंसर। एंड जस्ट डोंट थिंक कि भाई मैं आंसर्स को रेफर कर रहा हूँ बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, नहीं, देर आर मोर देन 60 क्वेश्चन इन दिस पेपर ऑल इटसेल्फ कि मुझे नहीं पता जिनके आंसर 30-35 के इसलिए पता है कि भाई मैंने मल्टीपल टाइम्स इनको रिवाइज प्रैक्टिस किया है, सो आई नो द आंसर, बट इट डज नॉट मीन कि आई एम यूजिंग माई बायस, आई एम यूजिंग माई प्री कंसीव्ड नॉलेज टू सोल्व दिस। नहीं, प्योरली लॉजिक पे सोल्व हो रहे हैं जो क्वेश्चन लॉजिक वाले हैं, एंड जो क्वेश्चन नॉलेज वाले हैं उनको नॉलेज के बेसिस पे सोल्व किया जा रहा है। और जहाँ लगता है कि भाई स्कीपेबल है, आई एम टेलिंग यू पीपल कि भाई वो क्वेश्चन स्कीपेबल है, अगर नॉलेज नहीं है, लेटरल नॉलेज नहीं है, तो वो क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए। Let's come to question number 46. आज थोड़ा जल्दी करेंगे because we have to finish 60 questions. So in India, the term public key infrastructure is used in the context of public key infrastructure. भाई की चाबी, publicly available infrastructure, ठीक है भाई। डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रा, फूड सिक्योरिटी इंफ्रा, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रा, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। भाई अगर किसी को इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में तो हम पढ़ते हैं एनक्रिप्टेड की इस टाइप में पढ़ते हैं। तो ये की जो है डिजिटल टेक्नोलॉजीज के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। चलो वो भी आपको नहीं याद आ रहा, तो सिक्योरिटी इंफ्रा, तो सिक्योरिटी इंफ्रा यानी कि आंसर या तो ए में से हो रहा या आंसर हो रहा बी में से। एंड आई टोल्ड यू वेन एवर a particular concept is given, a particular thing is given, in double inverted comma, then you can go with A। ये थोड़ा रिस्क वाला पार्ट भी है, थोड़ा गेस वर्क वाला पार्ट भी है। एंड दोज हु कैन रिलेट की विद डिजिटल स्पेस, विद डिजिटल डेटा, विद डिजिटल प्रिवेसी, समथिंग लाइक दैट, सो यू विल बी एबल टू इजिली फाइंड द आंसर कि भाई डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। और वैसे भी ये टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन है, एंड आई टोल्ड यू कि भाई यूपीएससी एक सेक्शन वाइज पेपर बनाता है, सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बेस्ट डिजिटल सिक्योरिटी ही लग रहा है, ठीक है। उस बेसिस पे आंसर हो जाएगा ए। ये डबल इन्वर्टेड में है, पेपर में ही डबल इन्वर्टेड में दिया हुआ है, सो डबल इन्वर्टेड के बेसिस पे इसका आंसर भी ए हो जाएगा। एंड दिस ये ए वाला लॉजिक डबल इन्वर्टेड में ज़्यादा सूट करता है। Let's come to question number 47. Which of the following statements are correct regarding the general difference between plants and animal cells? भाई ये बेसिक बायोलॉजी का पार्ट है, अब जिसने पढ़ा है ये नॉलेज एक्सपेक्ट करता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इस टाइप के ऑप्शन है कि एक गलत हुआ तो सब गलत हो, मतलब आपका आंसर मिल जाएगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लास्ट। मेच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल वाइल्स एनिमल सेल हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल, ठीक है भाई। अब एक चीज बताऊंगा, उस पर फोकस करना। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल वाइल एनिमल सेल डू नॉट। चलो भाई ठीक है, आपको नॉलेज से आता है तो यू विल रीच द आंसर कि इसका आंसर क्या है, बट इफ यू डोंट नो द नॉलेज तो यूपीएससी की लैंग्वेज को पढ़ लो। प्लांट सेल हैव सेलुलोज सेल वॉल वाइल्स्ट, भाई दिस वर्ड कभी भी हम जब जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं या लिखते हैं, इस वर्ड का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। हम लिख लेंगे वाइल, वेयर एज या अनलाइक, बट वाइल्स्ट इज समथिंग विच इज नॉट फाउंड इन जनरल इंग्लिश, डे टू डे इंग्लिश। तो भाई अगर ये यूपीएससी ने यहाँ पर लिखा है तो इट मस्ट बी कॉपीड फ्रॉम समवेयर, क्योंकि भाई हम भी नॉर्मल इंसान की तरह, हम भी नॉर्मल इंसान हैं। सिमिलरली टू अस यूपीएससी एग्जामिनर भी एक नॉर्मल एग्जामिनर मतलब नॉर्मल इंसान है। भाई ऐसे वर्ड्स जल्दी से दिमाग में नहीं आते, ये इस टाइप के वर्ड्स कहाँ से आते हैं कि भाई कहीं से कॉपी किया हो। अब यूपीएससी ने यहाँ वाइल्स्ट यूज़ किया है, यूपीएससी ने यहाँ वाइल्स्ट किया है, तो भाई यहाँ अनलाइक क्यों किया? जब दो स्टेटमेंट्स में एग्जामिनर वाइल्स्ट यूज़ कर सकता है तो भाई यहाँ अनलाइक क्यों किया?
तो इट इज़ ऑल्सो एन हिंट कि भाई दिस स्टेटमेंट हैज सम सस्पिशियस थिंग, भाई यहाँ पर डाउट हो सकता है, अगर यहाँ वाइल्स यूज़ किया है, यहाँ वाइल्स यूज़ किया है, तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई यहाँ अगर यूपीएससी ने यूज़ नहीं किया तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है। एंड दोज हु नो कि भाई सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है बाय द नॉलेज, सो यू विल ऑल्सो गेट द आंसर, एंड द आंसर ऑफ दिस इज सी। तो जब क्वेश्चन नहीं आता, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सम लॉजिक, यू हैव टू डेवलप सम लॉजिक इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ, तो भाई वहाँ देखना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर फॉर द एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन, एंड आई टोल्ड यू वेन एवर यूपीएससी एग्जामिनर गिव 4 या 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, इट इज सेइंग कि एक्सपोजर की बात कर रहा है, इट इज़ नॉट फैक्चुअल क्वेश्चन। एंड आई टोल्ड यू जब भी 4 से ज़्यादा दी स्टेटमेंट नहीं होती तो n-2 की जो है अपनी है कि या ट्रिक है वो काम करती है। So in such type of questions don't go with all 5, भाई all 5 पे मत जाना इन टाइप के क्वेश्चंस में। देयर आर एक्सेप्शंस, 2019 में ही हमने 2019 में 2-3 क्वेश्चन से एक्सेप्शन देखा जहाँ पर n-2 काम नहीं किया, बट इफ़ यू सी ओवरऑल तो भाई n-2 काम करता है। एंड स्पेशली इफ ऑप्शंस आर गिवन ओनली 1 ओनली 2 इस टाइप से अगर ऑप्शन दिए हों तो उसमें तो n-2 वाला प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से काम करता है। सो माई लॉजिक विल बी n-2, 5 स्टेटमेंट है तो भाई 3 वाला ही ठीक हो रहा, या तो A ठीक हो रहा या C ठीक हो रहा। फॉर मी D इज नॉट अ गुड ऑप्शन because it is not asking about the application, so it is a factual question, and I told you whenever a factual question is given तो भाई all तो ठीक नहीं होते, all तो ठीक नहीं होते। तो देखते हैं भाई कि भाई बेंजीन किस में से होता है, तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, भाई इट इज़ पॉसिबल ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में से आता हो। टोबैको स्मोक, भाई टोबैको में से तो मतलब मेजर है ही कि भाई टोबैको में से तो बेंजीन पॉल्यूशन होता ही है, इट इज़ वेरी कॉमन। सो इफ़ यू आर स्टक कि भाई ए या सी में से कौन सा चूज करना है एंड यू आर श्योर कि भाई टोबैको से तो होता है, सो आई विल गो विद ऑप्शन ए, एंड 48 का आंसर है अपना ए ही है अपना आंसर। सो इट इज़ जस्ट आई हैव अप्लाइड n-2 टू कट डाउन द ऑप्शंस में से डी एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया, 3 क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, बट इन केस यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप इट। एंड एनिमल ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में से बहुत सारी चीज़ें इंजेक्ट होती हैं, सो इट इज़ पॉसिबल कि भाई बेंजीन भी वहाँ से इजेक्ट हो रहा है, उसका एक्सपोजर मिल रहा है। सो आई विल गो विद ए, एंड विद दिस लॉजिक माई आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, इफ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन इन द नियर फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन पॉलिसीज आर मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी। भाई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है, यानी कि ग्लोबल में करेंसी का कुछ क्राइसिस हो रहा है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कुछ ज़्यादा शॉर्टेज तक सीन होने वाला है, तो उसके कारण क्या है कि भाई अब इम्यूनिटी कैसे मिलेगी इंडिया को। भाई अब ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, वैसे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसे इकोनॉमी की डिसेंट नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, उसके लिए ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि भाई अब थोड़ा अप्लाई करना विद एग्जांपल। मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि भाई मेरा जब मन करे मैं $100 डाल दूँ इंडिया के अंदर, मेरा जब मन करे $100 मैं इंडिया से निकाल लूँ इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट इन द करंट अकाउंट बट इन्वेस्टमेंट, कि भाई मेरा जब मन किया मैंने निकाल दिया, मेरा जब मन किया मैंने डाल दिया। तो फुल कन्वर्टिबिलिटी है कि भाई आपको $100 के बदले ही, मतलब पूरे $100 के बदले आपको रुपीज़ की टर्म में फॉर एग्जांपल 8,000 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, वो कन्वर्टिबिलिटी है कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। भाई अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगी और ऐसे मतलब फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी होगी तो इससे क्या हो रहा, इससे ये हो रहा कि भाई इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इससे क्या हो रहा कि अगर ग्लोबल क्राइसिस हुआ तो इंडिया को इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, इंडिया इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो ऑप्शन थर्ड को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, 1 और 2, यानी कि 1 तो कॉमन है, यानी कि 1 तो ठीक है। ठीक है, अब ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, अब फॉरेन बैंक्स जो है भाई और ज़्यादा जो है उसमें उसके लिए एक्सपोजर ओपन हो जाए। भाई ऑलरेडी जो है फॉरेन मार्केट में जो है इंस्टेबिलिटी है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो फॉरेन बैंक से हम और खोल देंगे यार, उसमें थोड़ा और एक्सपोजर होगा, तो हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो उसके बेसिस पे सेकंड ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन, एंड आवर आंसर विल बी ए। If you draw 1 lakh rupees in cash from your demand deposit account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be, तो अगर जिसको M1, M2, M3 पता है, M4 पता है, aggregates of money या components of money, तो भाई उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी है। ये सिर्फ इतना बोल रहा है,
इसका थोड़ा मतलब इन केस भाई इसका एप्लीकेशन अलग हो रहा, बट लेमन लैंग्वेज में नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज, अगर उस डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट बिकॉज ऊपर ऊपर से यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई डिमांड जैसे होता है ना, अपना कैश होता है, डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट्स हैं विद पब्लिक बैंक, यानी कि हाँ कमर्शियल बैंक, सॉरी कमर्शियल बैंक है, और ये अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, और इनके साथ भी डिमांड डिपॉजिट होता है और टाइम लाइबिलिटीज होती है। तो ये कह रहा है कि भाई डिमांड जो डिपॉजिट्स हैं उसमें से 1 लाख रुपए निकाल लिया और कैश में चला गया, कैश में ले लिया हमने, तो इससे जो है हमारा एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या हो रहा है इफेक्ट। तो इससे कुछ नहीं हो रहा भाई, यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिया, अल्टीमेटली मनी सप्लाई तो वही रहेगी, मनी सप्लाई तो में तो कोई चेंज नहीं आएगा, सो इट बिकम्स डी। एंड इसमें थोड़ा ऑड वन आउट भी लगा सकते हो कि भाई तीनों जो है नंबर्स के बारे में बात कर रहा है और ये हो जा रहा है, बट इसके पीछे का मैकेनिज्म अलग है, इसके पीछे मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि अगर हम डिमांड डिपॉजिट्स में से अकाउंट में से पैसा निकाल लेंगे तो बैंक की लेंडिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, तो उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा। एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या है कि भाई जो मनी सप्लाई है वो वहाँ से 1 लाख रुपए कम होगी एंड कैश में 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली नोट चेंज आएगा। तो लेमन लैंग्वेज में मैंने बता दिया आपको कि जब डिमांड डिपॉजिट से हमने कैश में डाल दिया तो भाई एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांजेक्शन होगी, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बट इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द बैकग्राउंड। उस डिटेल में आपको नहीं जाने की जरूरत। द थिंग इज की लेमन लैंग्वेज से भी, लेमन बेसिक एप्लीकेशन से भी आपका आंसर आ जाएगा, एंड ऑड वन आउट से भी आपका आंसर आ रहा है कि 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों में दिया हुआ है और इसमें नहीं दिया हुआ। 1 लाख वाला थोड़ा ओड हो जाता है, मतलब इन द सेंस कि वो थोड़ा एग्जैजरेशन में आता है, बट इफ़ यू आर अवेयर विद द कंसेप्ट सो यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर कि भाई एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में पैसा डाल दिया है और उससे फिर टोटल मनी सप्लाई तो चेंज नहीं होगी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 51। विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक? इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भाई ये तो FII हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो तो बोल ही रहा है। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग का बेसिक मतलब है भाई पैसा वापस देना, पैसा वापस देना, भाई पैसा वापस देना पड़ेगा, डेट है, इन द फॉर्म ऑफ डेट आया वो हमारे पास। जो FDI है ये वो डेट के कंटेक्स्ट में है, भाई वो डेट तो नहीं होता, वो इक्विटी के फॉर्म में आता है। It is largely a non-debt creating capital. Largely a non-debt creating capital. It is the investment through capital instruments listed in essentially in a listed company. Essentially, I told you in the previous video as well कि उसमें एक वर्ड था जो मैंने आपको हाईलाइट किया था। If you have watched the video, then comment section में बताओ वो वर्ड क्या था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे जब ये UPSC ऐसे एडजेक्टिव डालता है जिसमें लाइक स्टेटमेंट का मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स चला जाता है, दैट स्टेटमेंट्स मीनिंग बिकम एक्सट्रीम, देन यू हैव टू बी कॉशियस। सो A इज नॉट करेक्ट। अब B और C को पढ़ो। इट इज सेइंग कि इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल, कि भाई कुछ डेट नहीं क्रिएट हो रहा, और थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा कि इट इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग। सो दीज स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. These statements contradict each other, and when two statements contradict each other, by either of them is correct. And if you know the basic characteristics of FDI, it is not a debt creating, it is equity, it is the capital in the form of equity, which is the investment. So you will find your answer D. थोड़ा knowledge भी चाहिए, थोड़ा logic भी चाहिए. With reference to international trade, UPSC has dropped this question, but I don't know why UPSC, क्योंकि सब टीचर्स का बोलना है कि भाई उसका आंसर ठीक है, बट आई डोंट नो। लेट्स सोल्व इट। फिर भी देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। अगर भाई हमें तो पता नहीं UPSC कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप करेगा, बट एग्जाम में अगर इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, एंड व्हाट विल बी माई लॉजिक। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट। ये तो हम पढ़ते हैं कि भाई इंडिया का जो है करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। सो बेस्ड ऑन दिस 4 तो है। अगर आपको ये बेसिक चीज़ नहीं पता, देन यू मस्ट रीड इकोनॉमी अगेन, यू आर नॉट लाइक एलिजिबल फॉर दिस अटेम्प्ट, बिकॉज अगर आपको ऐसी बेसिक नॉलेज भी नहीं पता, देन यू मस्ट डू द नॉलेज पार्ट अगेन। आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली स्टैटिक इज द किंग। सो अदर या तो ऑप्शन बी हो रहा या डी हो रहा। सो वी आर नॉट श्योर कि भाई अब कोई कॉमन भी नहीं है। लेट्स से इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इम्पोर्ट ऑफ इट्स सर्विसेज, एंड वी नो कि भाई इंडिया का सर्विसेज में सरप्लस रहता है, बट गुड्स में है मतलब डेफिसिट रहता है। सो बेस्ड ऑन दिस थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब थर्ड और फोर्थ किस में है, डी में है, तो डी इज द आंसर। अब यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्यों एलिमिनेट किया, क्यों ड्रॉप किया, वी डोंट नो द रीजन, बट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट सेज इसका आंसर डी ही हो रहा। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बट सी चलो। द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाइंड इन द न्यूज़। अब ये क्वेश्चन है कि भाई अगर आपको आता है तो आता है, अदरवाइज स्किप। बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको न्यूज़ में मिल जाते हैं। 2020 का पेपर है, उस टाइम कोविड चल रहा था।
कोविड के टाइम पे क्रूड ऑयल वगैरह महंगे हो गए थे, तो क्योंकि सप्लाई चेन बिल्कुल रुक रही थी, तो उस कंटेक्स्ट में ये सब चीज़ें आई थी। ब्रेंट आया था, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आया था, ये सब नाम न्यूज़ में थे एंड करंट अफेयर्स मैगजीन्स ने कवर किया था। सो इसका आंसर है अपना ए। Let's come to question number 54. In the context of Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Non-financial debts कौन सा है भाई? Non-financial debt. Non-financial debt का मतलब है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नहीं है, ठीक है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल डेट का मतलब है जो बैंक का डेट, मतलब नॉन बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, जो नॉन बैंकिंग इंडिविजुअल्स है लाइक हाउस होल्ड, जो उनका डेट है। तो जो जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो एज अ लाइक बोरोवर नहीं है, वो बोरोवर, वो लेंडर हो सकते हैं बट वो बोरोवर नहीं है। सो नॉन फाइनेंशियल। सो ट्रेजरी बिल्स, यस ट्रेजरी बिल्स में मतलब कोई बैंक को लैंडिंग नहीं हो रही है, बैंक बल्कि वो मतलब बैंक के लिए कोई लैंडिंग नहीं है, तो ट्रेजरी बिल्स इज कैन बी कंसिडर्ड नॉन फाइनेंशियल डेट, ठीक है। अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ये ठीक है भाई, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग अभी तो इंडिविजुअल्स के ऊपर है, इट इज़ पॉसिबल कि भाई ये ठीक हो। एंड हाउस लोन्स ओन्ड बाय द हाउस होल्ड्स, मतलब हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, ये भी है कि भाई इसमें किसी बैंक के ऊपर लोन नहीं आता बट इंडिविजुअल के ऊपर लोन आता है। सो इट्स आंसर विल बी डी। 54 का अपना आंसर है डी, ठीक है। बट ठीक है, अगर इन केस ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया एंड यू फील कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें और नॉन फाइनेंशियल डेट का मतलब पता नहीं है, तो यू कैन इफ़ यू कैन ट्राई टू अप्लाई द नॉलेज, यू कैन अप्लाई, थोड़ा लॉजिक कुछ एग्जांपल्स बना के लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई। बट इन केस यू आर नॉट श्योर देन इट इज़ बेटर टू स्किप सच क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ यूपीएससी खेल सकता है कहीं से भी। In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguards? IAEA safeguards के अंडर क्यों रखा हुआ है? सम आर स्टेट ओन्ड एंड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड, तो भाई इसका कोई लॉजिक नहीं है कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है प्राइवेट ओन्ड है, कुछ स्टेट ओन्ड है, इसलिए आईएईए के अंडर सेफगार्ड रखती है। सो इट इज एब्सर्ड। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेज एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइज, अगेन इट इज एब्सर्ड। इसका भी कोई लॉजिक नहीं लगता कि भाई फॉरेन और डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज है। सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई, भाई ये हो सकता है कि भाई इंपोर्टेड यूरेनियम हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि यूरेनियम इंपोर्ट हो रहा है और तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू जो है हम वेपन्स बना सकते हैं, तो शायद इसलिए रहते हो। सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम, सम यूज यूरेनियम, तो भाई यूरेनियम के बारे में ये बात कर रहा है, यूरेनियम के बारे में ये बात कर रहा है, देन इट इज़ पॉसिबल। तो या तो आंसर ए में से होगा या आंसर बी में से होगा। एंड इसमें से आपको थोड़ा पता है अगर आईएईए के बारे में क्या है, इट जस्ट लाइक वॉचडॉग की तरह काम करता है कि न्यूक्लियर जो अपने रिसोर्सेज हैं वो वेपन बनाने के लिए डाइवर्ट ना हो, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए डाइवर्ट, मतलब इलीगल तो नहीं बोलेंगे बट वेपन बनाने के लिए वो डाइवर्ट ना हो, तो वो उसका इंश्योर रहता है। सो बेस्ड ऑन द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक यू विल गेट टू नो कि इसका आंसर है अपना बी। 55 का अपना आंसर है यस बी, ठीक है। 56 में विद रेफरेंस टू ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब ट्रिम्स है भाई, इसका बेसिक तो सब पढ़ते हैं हम इकोनॉमी में, अब नहीं पढ़ा है तो देन दिस इज योर इशू। दे आर नॉट कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ रेगुलेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई पॉसिबल है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड व्हेन वी रीड द ट्रिम्स पार्ट वी नो इट इज अबाउट गुड्स एंड नॉट सर्विसेज। सो बाय एलिमिनेशन ऑफ 2 वी विल रीच आवर आंसर दैट इज सी। अभी मत बोलना कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है तो इसमें एलिमिनेशन कैसे करूँ। भाई देखो ये है फैक्चुअल टॉपिक्स जो हम WTO के साथ पढ़ते हैं एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड सच टॉपिक्स, तो अगर चलो नहीं पढ़ा है तो भाई इट इज़ अ बैड लक, बट ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है। If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following RBI would not do? भाई ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ट्रैप डालने के लिए डालता है। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एस्पिरेंट जो है जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें थोड़ी सी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी छोटा सा आइडिया, इस नोट को काट दो, अब पढ़ो। इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट डू? भाई एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो उसके लिए आरबीआई क्या करेगा? एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मनी सप्लाई को हमें इंक्रीज करना है, तो क्या क्या होगा? कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR है उसे कम कर दो, इससे यस एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। इंक्रीज इन MSF रेट, MSF रेट है भाई, MSF रेट को बढ़ा दो, लैंडिंग ये जो बैंक्स के लिए बोरोइंग हो रही वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, अगर वो एक्सपेंसिव हो रही तो वो बोरो नहीं कर सकते, तो वो एक्सपेंशनरी तो नहीं होगी, तो इट विल बिकम रॉन्ग। कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट,
रेपो रेट को कम कर दो, बैंक्स जो है मोर बोरो कर सकते हैं, लैंडिंग उनकी बढ़ जाएगी, तो भाई उससे भी एक्सपेंशनिस्ट हो रहा। सो फर्स्ट एंड थर्ड गो इन हैंड। अब क्वेश्चन क्या था कि हमारा नोट डू, तो जिसमें क्रॉस आया है दैट विल बी आवर आंसर। फर्स्ट में टिक है, फर्स्ट काट दो, सेकंड विल बी आवर आंसर। सो अगर कंफ्यूजन होती है कि ये नोट के कारण कंफ्यूजन होती है तो भाई इसको हाइड कर दो और जो क्वेश्चन का जो थीम है उसके बेसिस पे आंसर आइडेंटिफाई करो एंड लास्ट में उस नोट के कंटेक्स्ट में अपना आंसर मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने किया कि अगर हम नोट को काट देते हैं तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 ठीक है, बट वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कंटेक्स्ट ऑफ नोट। ठीक है, अब नोट में जहां क्रॉस आया है दैट विल बी द आंसर, सो स्टेटमेंट 2 विल बी द आंसर, सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। With reference to Indian economy after the 1991 economic liberalization, consider the following statement। चलो भाई चार ऑप्शंस हैं और चारों तो ठीक नहीं होंगे, अब ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ। तो द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, भाई हो सकता है। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज्ड, भाई ठीक है पॉसिबल है। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन वर्कफोर्स steadily increased, and I told you whenever UPSC gives steadily increased, such topics are traps, and I will remove A and I will remove D because it includes 2, so with that I will be removing it। Now we are left with third or fourth। अब थर्ड और फोर्थ में से कौन सा ठीक है, तो थर्ड तो कॉमन है तो थर्ड तो ठीक है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, भाई ग्रोथ रेट है रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हो रही है। एंड वी रेड कि भाई जब भी फोर स्टेटमेंट है तो जनरली n-2 हो सकता है। तो इफ़ यू आर अनश्योर कि भाई बी या सी में से क्या चूज करो, एंड इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस आई वुड हैव मार्क बी, भाई मैं बी को मार्क करता। एंड 58 का जो अपना आंसर है वो बी ही है। अब ये नहीं है कि भाई मेरे पास आंसर की है तो मैं आंसर की से मार्क कर रहा हूँ, नहीं भाई, जो मेरा एप्टीट्यूड मुझे बता रहा है उस बेसिस पे मैं उसे मार्क कर रहा हूँ, एंड जो मैंने लॉजिक डेवलप किया है उस बेसिस पे दिस n-2 वर्क्स अ लॉट। n-2 वाला काम करता है भाई चार या चार से ज़्यादा स्टेटमेंट में। Let's come to question number 55 or 59। One of the most important functions of DCCBs is to provide a fund to the primary agriculture credit society। भाई DCCBs हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, और उनको PACBs को ये अपना फंड देना है, ठीक है, लेंडिंग करनी है उनको, PACBs को लेंडिंग करनी है। तो ठीक है, मतलब हो सकता है वन ऑफ द मोस्ट दिया ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द, जब भी यूपीएससी से देना वन ऑफ द फीचर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, कुछ इस टाइप से दे तो वन ऑफ द बॉडीज, तो भाई वो जनरली ठीक होता है, वो 80% या 90% ठीक होता है, जनरली ठीक होता है। सो वी विल कंसिडर दिस करेक्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म डिलीवरी क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर DCCBs डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये बोल रहा है कि भाई DCCBs ना कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक से ज़्यादा लैंडिंग करते हैं। भाई पॉसिबल है, पहली बात तो वो कोऑपरेटिव बैंक है और वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, यूनियन लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता, तो भी हम एक बार के लिए एज्यूम कर सकते थे कि भाई कमर्शियल बैंक से ज़्यादा लैंडिंग करते हैं। सो सच क्वेश्चंस आर एक्सेजरेटेड, सच स्टेटमेंट्स आर एक्सेजरेटेड, तो हम इसे काट देंगे। एंड आई टोल्ड यू कि इफ़ यू आर अगर एज स्टेटमेंट गलत है, एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि वेदर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, देन इंस्टेड ऑफ मार्किंग डी देन गो विद द अदर स्टेटमेंट। इट इज़ पॉसिबल कि भाई हाई चांस है कि दूसरी स्टेटमेंट ठीक होगी। 2019 के पेपर में आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि whenever one statement is wrong and you are unsure about second statement, then consider second statement correct। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी 7 क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है, बिकॉज यूपीएससी नन बहुत कम बनाता है, नीदर ऑफ द अबव, ये ऐसे ऑप्शंस यूपीएससी बहुत कम बनाता है। So let's come to question number 60। In India, under cyber insurance for individual, which of the following benefits are generally covered। भाई साइबर इंश्योरेंस है और कौन कौन से बेनिफिट्स जो है कवर हैं इसके अंदर, इन एडिशन टू पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स। ठीक है भाई, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स सूट। भाई थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आई वुड अगेन से इसका डी ऑप्शन होना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज चारों स्टेटमेंट फैक्चुअल हैं, आपको इसकी जनरल नॉलेज नहीं है। सो इट इज़ पॉसिबल कि किसी भी एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिया तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो आई विल नॉट कंसिडर डी एज इट्स ऑप्शन। सो फोर्थ भाई हो सकता है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, इट इज पॉसिबल। कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली, फोकस ऑन दिस वर्ड विलफुली। भाई मैं अपना कंप्यूटर विलफुली तोड़ दूं तो क्या मुझे उसका इंश्योरेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, विलफुली तोड़ने पे तो नहीं मिलेगा। कुछ एक्सीडेंट हुआ है या कुछ साइबर अटैक हुआ है तो उसके बेसिस पे हम अपना
कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, बट मैं अपना डंडा लेके अपना ही कंप्यूटर तोड़ दूँ तो भाई मुझे क्यों ही कोई क्लेम दे रहा, क्यों ही कंपनसेशन दे रहा। सो बेस्ड ऑन दिस सेकंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग एंड सेकंड को काट देंगे और आंसर विल बी बी। ये लॉजिक है, ये आपके प्रैक्टिस से डेवलप होंगे, ये आपके PYQs की बार बार जब उनको गो थ्रू करोगे, ये वीडियोस को दोबारा देखोगे 3-4 बार, तो उसके बाद ये आपके दिमाग में बैठेंगे एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई देम विद कॉन्फिडेंस। एंड इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। आई टोल्ड यू 6 स्टेटमेंट है, चारों के चारों 6 के 6 ठीक नहीं होंगे। N-2 इसमें भी काम करेगा। अब बोल रहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी एसेट है तो इन्वेस्टमेंट है, तो भाई ठीक है, हो सकता है। वेवर ऑफ एग्रीकल्चरल लोन्स, भाई एग्रीकल्चरल लोन्स कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन सी पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगी। लोन को वेव किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ समथिंग एल्स, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ फ्रीबी, दैट इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव, बट उसमें कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। सो फिफ्थ इज रॉन्ग एंड विद फिफ्थ वी एलिमिनेट, वी विल रीच आंसर सी। भले इसमें चलो 3 है, N-2 के हिसाब से 4 नहीं है, सो इट इज वन सच एक्सेप्शन, बट एलिमिनेशन हेल्प करती है। एंड आई टोल्ड यू कि इनका लॉजिक है, पहले लॉजिक फिर एप्टीट्यूड फिर लॉजिक, पहले नॉलेज फिर एप्टीट्यूड फिर लॉजिक फिर जो अपने गेस वर्क है या सिस्टम। तो ये जो N-2 है ये लास्ट में आता है, N-2 लास्ट में आता है, उससे पहले अपना एप्टीट्यूड है और लॉजिक है। तो N-2 लास्ट में आता है जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 62, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भाई मतलब समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट जो है कवर होना चाहिए, उसका कुछ रेशियो है, ठीक है। अब चलो ऊपर से पढ़ना ऊपर से पढ़ो, नीचे से पढ़ना नीचे से पढ़ो, अब मर्जी है। द हायर बोरोइंग फर्म्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इट द वर्स इन इट्स एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। भाई वो बोल रहा है कि अगर ICR ज़्यादा हो रहा फर्म का तो उसकी जो डेट की सर्विस करने की एबिलिटी है, ये डेट का इंटरेस्ट या उसको पे बैक करने की एबिलिटी है, वो कम है। इंटरेस्ट कवरेज से क्या समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट कवरेज से मतलब समझ में आ रहा है कि मेरी एबिलिटी है, मैं उसका इंटरेस्ट कवर कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि अगर मैंने 8,000 रुपये का लोन लिया है और उस पर 10 रुपये इंटरेस्ट है, देन माई एबिलिटी इज देयर दैट आई एम कैपेबल टू पे दिस 10 रुपीज़ बैक, 10 रुपीज़ मैं टाइमली दे पा रहा हूँ। तो इंटरेस्ट कवरेज का सिंपल सा डेफिनेशन ये मतलब ये है। सो वी कैन कंसिडर दिस रॉन्ग। चलो अभी ये नहीं भी पता कि भाई थर्ड ठीक है या नहीं है। लेट्स कम टू सेकंड स्टेटमेंट, इट हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट अ बैंक इज गोइंग टू गिव। भाई इंटरेस्ट कवरेज है, अब कोई फर्म जो है इंटरेस्ट कवर कर पा रही है नहीं कर पा रही, सो दिस इंडिकेटर कैन हेल्प, भाई ये इंडिकेटर हेल्प कर सकता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज जनरली करेक्ट, और सेकंड जहां पर नहीं है वो काट देंगे। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। भाई प्रेजेंट के बारे में बात कर दिया और इमर्जिंग यानी कि फ्यूचर के बारे में बात कर दिया। सो दीज स्टेटमेंट्स गो हैंड इन हैंड। भाई एक प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, इट सेकंड के बारे में बात कर। अब जस्ट इतना के ऊपर मत देख लेना कि इट हेल्प्स इन, तो इसके कारण क्या है भाई, मैं क्वेश्चन अलग करता हूँ नहीं। आई टोल्ड यू द एसेंस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस कि भाई यहाँ से ये देख लिया, अ बैंक इज गोइंग टू गिव लोन, अ बैंक इज गोइंग टू लोन, भाई दोनों में थीम सेम है तो इसलिए काट दिया। तो भाई ठीक है, इसका 100% एप्लीकेशन नहीं है, बट आप उस सिचुएशन में सोच रहे हो, उस सेंस में सोच रहे हो, देन इट इज गुड, आपके दूसरे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। बट आई टोल्ड यू एसेंस ऑफ अ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस यू जस्ट कांट ब्लाइंडली इम्प्लाई दीज थिंग्स, ठीक है। जो ब्लाइंडली अप्लाई करना है ना, वो गैस रीजनिंग में तब करना है, गैस थियरीज में तब करना है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट इफ यू कैन ब्रेक डाउन दिस टर्म, ब्रेक डाउन कर सकते हो इस टर्म का, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई। एंड थर्ड जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम रिस्क अप्लाई कर सकते, मतलब रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं, तो फर्स्ट एंड टू ठीक है, या तो आंसर ए में से हो रहा है या डी में से। एंड आई टोल्ड यू अगर ए या डी में से चूज करना है तो आंसर विल बी डी, बट दिस लॉजिक ऑल्सो इट डज नॉट वर्क हेयर। सो इन केस यू डी मार्क डी, भाई ठीक है, ये लॉजिक अप्लाई करके या कुछ ऐसे करके दोनों लॉजिक लगा के अगर आप डी लगाते हो या कोई और ऑप्शन लगाते हो, देन इट इज़ पॉसिबल कि भाई आंसर गलत हो जाएगा। बट ठीक है, 30 में से 30 हमें 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमारे को 60% एक्यूरेसी चाहिए, 60 to 70% एक्यूरेसी। सो इफ़ यू आर लाइक, आपको ब्रेक डाउन करना आता है, वर्ड ब्रेक डाउन करना आता है, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू रीच द आंसर। बट इन केस यू आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन द वर्ड, देन थोड़ी वहाँ डिफिकल्टी हो सकती है। एंड इफ़ यू चूज बिटवीन ए एंड डी, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट इट इज़ जस्ट कि भाई 100% एक्यूरेसी नहीं है, बट नेट रिजल्ट पॉजिटिव होता है, एंड इसका आंसर वैसे ए है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉलिसीज वर अफेक्टिंग कर रहा है भाई, अफेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता है, 1 रुपये का भी हो सकता है, 1% का भी हो सकता है। अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट,
अब इस क्वेश्चन में अगर आपको सोचना पड़ रहा है कि भाई इसका कुछ इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, देन यू हैव टू थिंक अबाउट अगेन, यू हैव टू वॉच दीज क्लासेज अगेन। अफेक्ट है भाई 1% भी हो रहा, हल्का सा भी अफेक्ट हो रहा तो भाई ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। एमएसपी है उससे अफेक्ट होता ही है प्राइसिंग का, ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेडिंग है, गवर्नमेंट स्टॉक फाइलिंग है, कंज्यूमर सब्सिडीज है, तो इन सब का कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा। सो डी विल बी द आंसर। इन क्वेश्चंस में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है। इन क्वेश्चंस में ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। Let's move to question number 64. The value of Indo-Sri Lanka trade has consistently increased, so becomes shown. ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है भाई, सोच काट दो। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एनी इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन, ठीक है भाई। टेक्सटाइल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश कम्पीट भी करते हैं टेक्सटाइल के लिए। तो सेकंड इज करेक्ट। चलो अभी फर्स्ट नहीं काटा है आपने, सेकंड इज करेक्ट। ये तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा या डी होगा। एंड इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। भाई नेपाल छोटी सी कंट्री है, उससे बड़ा श्रीलंका है, उससे बड़ा बांग्लादेश है, तो क्या नेपाल ही होगा? और वो भी लास्ट 5 years, 5 साल में कोई और नहीं हो सकता साउथ एशिया के अंदर। तो इट इज़ जनरली इनकरेक्ट। तो इस बेसिस पे थर्ड भी गलत हो जाएगा। एंड सिंस इट इज़ गिवन कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, एंड आई टोल्ड यू कंसिस्टेंटली कुछ ऐसा नहीं होता, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। तो इन सब सिचुएशंस में ऑप्शन ए इज इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, देन आवर आंसर विल बी बी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 65। आई होप यू आर गेटिंग, बस थोड़ा स्पीड में मैं चल रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस वीडियो टुडे इटसेल्फ। अभी क्वेश्चन काफ़ी बचे हैं एंड ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुके हैं, तो थोड़ा लाइक वी हैव टू रन फास्टर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज। भाई अब ये स्टैटिक पार्ट है, नॉलेज वाला पार्ट है। अगर ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ऑप्शन सी ईरान तो नहीं है, ईरान को काट दिया आपने। सिंगापुर और साउथ कोरिया, सिंगापुर नहीं है, सिंगापुर भी नहीं है, तो सिंगापुर काट दिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड। आई गेस न्यूजीलैंड नहीं है, न्यूजीलैंड को काट दिया। आंसर विल बी ए। 65 का अपना आंसर है यस ए, क्योंकि न्यूजीलैंड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर। भाई शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है, क्रेडिट सपोर्ट के बारे में बात कर रहा है यहाँ, बट फोकस है शॉर्ट टर्म के ऊपर, शॉर्ट टर्म के ऊपर है। 5 है, 5 के 5 ठीक नहीं होंगे। N-2 थोड़ा हेल्प करेगा अपने को। अब क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड फैसिलिटी ऑफ, ठीक है, विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। चलो फैमिली हाउस बना दिया, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। भाई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाने में गवर्नमेंट को ही सालों लग जाते हैं, तो फार्मर कैसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट में बना लेगा? एंड किसान क्रेडिट कार्ड में कितना ही लिमिट मिल जाए, 10,000, 20,000, मैक्सिमम 1 लाख रुपए। तो उसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बन जाएगा, फैमिली हाउस बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। तो बेस्ड ऑन दिस फिफ्थ विल बी एलिमिनेटेड एंड वी विल रीच अवर आंसर बी। भाई ऐसे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस को आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है और क्रेडिट कार्ड में आपको कितना ही लिमिट मिल जाएगा। एंड स्पेशली फार्मर्स, जहाँ फार्मर्स को ट्रस्ट नहीं करते वैन, क्यों नहीं करते? क्योंकि एनपीए का इशू रहता है। तो एनपीए का इशू रहता है तो फार्मर्स को ट्रस्ट नहीं करते, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी कम होगी। अगर 1 लाख रुपए की लिमिट है तो उसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी कैसे बनाएगा? फैमिली हाउस भी बना रहा है साथ में, वो कैसे बनाएगा? और दूसरा परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर। भाई हार्वेस्टर है 4-5 लाख, मतलब मेरे को प्राइस नहीं पता, बट इन केस भाई 5-4 फॉर एग्जांपल 10 लाख का है, तो 10 लाख का हार्वेस्टर क्रेडिट कार्ड पे कैसे ले रहा है? और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। चलो ईएमआई पे ले भी लिया, अब ईएमआई पे लेने के लिए भी कम से कम 10 से 15 साल की ईएमआई करवाएगा बंदा। अब 10 से 15 साल की ईएमआई करवा रहा है, तो भाई वो शॉर्ट टर्म तो नहीं हुआ, शॉर्ट टर्म नहीं हुआ तो ठीक है भाई हो जाए। अब वर्किंग कैपिटल है, ठीक है भाई, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म ही होती है। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है भाई, अब गेहूँ लेनी है, खरीदना है, तो अब पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से ले लो। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, भाई ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में कवर होती है, बट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी ये सब चीज़ें हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 67। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर। अब जिसने पढ़ा है, एंड आई टोल्ड यू, इसीलिए मैंने बोला था भाई जिसने पढ़ा कि WPI नहीं है, CPI ही है, तो बेस्ड ऑन दिस C will be wrong and we will reach, या तो A होगा या B होगा। The WPI does, अब B तो कॉमन है तो NT2 तो ठीक है। The weightage of food in consumer price index is higher than the wholesale price index. This is the same thing। भाई ये तो है ही कि weightage of food price index है, A है इसका आंसर। भाई अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, CPI का इस बार बेस ईयर बदला है। UPSC 2026 में क्वेश्चन पूछेगा। अगर यूपीएससी ने 2026 के प्री में क्वेश्चन नहीं पूछा, देन डेफिनेटली इट विल कम इन मेंस, क्योंकि मेंस में आ रहा है। क्योंकि जब इंडिया ने जो है अपना नेशनल इनकम का क्या कहते हैं वो पैरामीटर बदला था, वी अर्लियर वी वर कैलकुलेटिंग एट GDP एट FC, बट SNA के अंडर, SNA 8 के अंडर जब वो हमने उसे कन्वर्ट किया GDP एट FMP इन 2015, तो उसके 5 साल बाद यूपीएससी ने 2020 में पूछा था ये
भाई ये मेथडोलॉजी के ऊपर, तो इट इज़ पॉसिबल अगर यूपीएससी 2026 के प्री में सीपीआई के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता, देन 2026 के मेंस में वो क्वेश्चन आएगा इन वाइल कंपेयरिंग, और वो कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस, क्योंकि जीडीपी का भी बेस ईयर चेंज हुआ है, इस बार बेस ईयर चेंज हुआ है, तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछे। Let's come to question number 68. Mekong River, Andaman Sea, Thames, Irish Sea, Volga, Caspian Sea, Zambezi, Indian Ocean। अब भाई इसमें से चाहिए जनरली हमें या तो मेकोंग के बारे में पता होगा या वोल्गा के बारे में पता होगा। अब जिसे नॉलेज है इट इज़ इजी टू सॉल्व, अगर नॉलेज नहीं है, अगर ओनली 1 ओनली 2 वाले होते तो आई वुड हैव सजेस्टेड भाई ओनली 2 मारो, अगर नहीं भी पता तो चलो ठीक है मारो आगे बढ़ो। अब ठीक है, अब जिसे पता है कि जाम्बेजी है, जाम्बेजी इंडियन ओशन में है, तो फोर्थ तो ठीक है, 68 था ना अपना, तो हाँ फोर्थ तो ठीक है, ये जाम्बेजी तो जाती है अपनी। अभी मेकोंग है, मेकोंग किस में जाती है, साउथ चाइना सी में जाती है आई गेस। मेकोंग आई एम नॉट श्योर, मेकोंग गोज यस, मेकोंग जाती है अपनी साउथ चाइना सी में, और थेम्स आई गेस जाती है इंग्लिश चैनल में। थेम्स का शायद वो है तो इंग्लिश चैनल है, नॉर्थ सी आई एम नॉट श्योर बट यू कैन चेक, और उसके बेसिस पे अपना आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। अदर सॉरी सी आ जाएगा, एंड अगर इसमें ऑप्शन होता ओनली 1 ओनली 2 वाला तो आई वुड हैव सजेस्टेड भाई n-2 ओनली 2 मारो, टेंशन खत्म और आगे बढ़ो। Let's come to question number 69. In the case of cereals and pulses, the MSP is fixed in any state at a level to which the market price will never rise. भाई MSP का मतलब ही है ना कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस करना है। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 100 रुपये है तो भाई, और मार्केट प्राइस 200 रुपये है, तो क्या ही दिक्कत है भाई, मार्केट में बेचो। अब मार्केट प्राइस चल रहा है भाई 50 रुपये और फार्मर हर चाहिए 60 रुपये का हुआ है, तो MSP तो हमें उससे ज़्यादा देना पड़ेगा ना, 100 रुपये देना पड़ेगा, तो विल नेवर राइज भाई, मार्केट प्राइस विल नेवर राइज, तो ये तो थोड़ा एब्सर्ड है, तो बेस्ड ऑन दिस सेकंड बिकम्स रॉन्ग, सेकंड तो नहीं हो सकता। सो इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स एंड पल्सेस द प्रोक्योरमेंट एट MSP इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड। क्या कहते हैं कि जितनी भी सीरियल्स है, जितनी भी पल्सेस, जितनी भी ऑयल सीड्स है, सब लेके आओ, अनलिमिटेड है भाई। अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिट में होता है, ठीक है, मतलब व्हीट और राइस वो पॉपुलिस्ट मेजर के लिए तो उसमें अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट होता है, बट फॉर सीरियल्स फॉर पल्सेस इट इज़ नॉट अनलिमिटेड। सो स्टेटमेंट ए इज ऑल्सो रॉन्ग एंड डी बिकम्स करेक्ट। इसका जो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी 69 हो जाएगा डी। अब इसमें थोड़ा है कि भाई थोड़ा बेसिक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपको थोड़ी होनी। Let's come to question number 70. With reference to the Indian economy, consider the following statements. Zero coupon bonds are the interest bearing short term bonds issued by the scheduled commercial banks to corporations. ठीक है भाई, हो सकता है। Roll money is a short term finance used for interbank transaction. ठीक है भाई। Certificate of deposits is a long term instruments issued by the RBI to Indian corporation. long term खेल दिया यूपीएससी ने। हम जब भी पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स तो हम जनरली देखते हैं भाई सीओडी जो है वो शॉर्ट टर्म होता है। सो बेस्ड ऑन दिस सेकंड विल बी एलिमिनेटेड, या तो अपना ऑप्शन होगा बी या अपना ऑप्शन होगा सी। कॉमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म, हाँ हमें पता है कॉमर्शियल पेपर जो है शॉर्ट टर्म होते हैं, कॉल मनी है। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड, भाई जीरो कूपन इंटरेस्ट ही नहीं है, जब उसमें जीरो कूपन का मतलब ये कि भाई उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो भाई उसमें कैसे इंटरेस्ट बेयर करेगा वो बैंक, तो फोर्थ बिकम्स ऑल्सो रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी सी। सो इसमें नॉलेज चाहिए आपको, साथ में लॉजिक से काम चलेगा नहीं सिर्फ। With reference to the cultural history of India, we consider the following pair. परिव्रजक, renunciate, श्रमण, priest with high status, उपासक, lay followers। उपासक तो चलो हम पढ़ते हैं भाई, lay followers है। श्रमण क्या है? श्रमण priest with higher status नहीं भाई, श्रमण जो है वो वेंडर्स होते हैं, जो अपने नॉट वेंडर, जो ट्रुथ की तलाश में होते हैं, जो मतलब सच्चाई की तलाश में, जो मतलब सच्चाई ट्रुथ की तलाश में जो घूमते हैं, जो मतलब डिस्कशंस करते हैं या फिर अपने रास्ते पे निकल जाते हैं सत्य की तलाश में, तो श्रमण तो नहीं है भाई, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही सेकंड एलिमिनेट करेंगे एंड वी विल रीच आंसर, सो वी नीड बेसिक नॉलेज इन दिस क्वेश्चन एज वेल। सो आई से knowledge is the king and static is the king. So static is important. With reference to Indian elephants, consider the following statements. The leader of an elephant is a female. ठीक है भाई, ये फैक्ट हमें जनरली पता नहीं होता, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। The maximum gestation period can be 22 months. Maximum gestation period can be 22 months. कैन भी बोल रहा है भाई, मैक्सिमम कैन, भाई थोड़ा ठीक है, एक आधा ऊपर हो भी गया तो क्या ही दिक्कत है उसमें, चलो। ऑल एलिफेंट्स कैन नॉर्मली ग्रो ऑन कार्बन टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली भाई 40 तक ही रहेगा। एंड दूसरी बात है कि भाई सेकंड और थर्ड में दोनों में फैक्ट है, यानी कि दोनों एक साथ तो ठीक होगी नहीं, एंड दोनों यूपीएससी ने एक साथ दी नहीं है। अब सेकंड एंड थर्ड में से
एक तो ठीक हो रहा है कि दोनों में तो फैक्ट गलत नहीं डालेगा, एंड दोनों में से कौन सी गलत बनाने का चांस ज़्यादा है, थर्ड रो, कि भाई बोल रहे 40 साल की तक की भाई ड्राफ्ट हो सकता है, उस ओनली दे दिया साथ में। अब पॉसिबिलिटी देता तो अलग बात है, बट उसने एक्सट्रीम बना दिया ओनली एड करके कि भाई अगर 41 साल की भी जो है वो फीमेल हाथी हो रही, फीमेल एलिफेंट हो रही, तो उसको बच्चा नहीं हो सकता। तो इट इज़ अपसर्ड भाई, ऐसा कुछ मतलब प्रीडिटरमाइन तो नहीं होता, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। विद दिस थर्ड बिकम्स गलत एंड टू तो कॉमन है। अमंग द स्टेट इंटरनल स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरल। तो अब देखो फीमेल और कर्नाटक, केरल, अब इन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4, अब इन दोनों में से किसे इजी है मतलब चेंज करना, ट्वीट करना। एंड आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द वीडियोस एज वेल कि अगर कोई वल्नरेबल सेक्शन है तो यूपीएससी उसके लिए जनरल चीज़ ठीक बनाता है, एंड इट इज सेइंग कि भाई एलिफेंट का जो लीडर है वो फीमेल होती है। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, इट इज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट, लाइक वल्नरेबल सेक्शन के कंटेक्स्ट में अगर हम इसे रिलेट करें, सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट। एंड केरल, केरल तो भाई ट्वीट करना बहुत इजी है, क्यों, कर्नाटक है, कर्नाटक और केरल ऊपर नीचे हैं, तो भाई बदल दो, के से कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे वो इतना ध्यान नहीं देंगे, वो चैट 2 वो 4 मार दे और वो सोचे कि भाई फीमेल तो नहीं होंगी, क्योंकि हम जनरली सुनते हैं कोई भी जो ग्रुप है उसमें मेल जो हेड लीडर होता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस। तो यहाँ पर फीमेल है तो उसके बेसिस पे अवर आंसर विल बी 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन। भाई कावेरी बेसिन में कौन कौन से हैं, नागरहोल, पापीकोंडा, सत्यमंगलम और वायनाड। अगर ये आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज स्किप दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन होता कि भाई ओनली 1 ओनली 2 वाला, तो आई वुड हैव सजेस्टेड कि भाई ओनली 2 मारो और आगे बढ़ो, बट इसमें वो ओनली 2 भी नहीं है। तो भाई अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि भाई थोड़ा इसमें अगर मैपिंग किसी ने की है उसे पता है कि भाई स्टेटमेंट्स ये कहाँ पर हैं, तो भाई इट बिकम्स ईजी। वैसे इसका आंसर सी है, भले आप ओनली 2 भी मारते तो उससे भी गलत होता, बट आई टोल्ड यू एज लाइक इन द प्रीवियस लाइक वीडियोज एंड इवन इन दिस सेशन एज वेल कि 100% एप्लीकेबिलिटी नहीं है, एंड वी जस्ट नीड 60% एक्यूरेसी विच वी गेट व्हेन यू प्रैक्टिस एज अ होल। So let's come to question number 74. That question is skippable, भाई skippable है, ठीक है। अब with reference to India's biodiversity, Ceylon, frogmouth, coppersmith। frogmouth का मतलब ये नहीं कि भाई वो अब रेप्टाइल या एम्फीबियन में से कुछ आएगा, ठीक है, नहीं, देखना अच्छे से। coppersmith, बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। अब जब भी ये कुछ कलर वाली जैसी चीज़ें होती है ना, कलर वाली, वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, वाइट ग्रे चिंड, ये जनरली हम जब भी पढ़ते हैं ये बर्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं बर्ड के कंटेक्स्ट में। अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो, इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो, देन आपको बर्ड मार देना, अदरवाइज यू स्किप दिस क्वेश्चन। क्योंकि ये मैंने खुद आइडेंटिफाई किया है, मतलब मैंने चेक किया था जैसे रैंडमली मैं बैठा था, क्योंकि जब भी मैंने बर्ड्स के नेम पढ़े ना उसमें जनरली कलर होता है, उसमें जनरली कलर होता है, कुछ ना कुछ कलर दिया होता है। तो उस सेंस में भी जैसे कॉपरस्मिथ है, ये भी कुछ बर्ड का ही मुझे लग रहा है, कोई इंसेक्ट का नहीं लगता, कोई प्राइमेट्स का नहीं लगता, कोई रेप्टाइल्स का मुझे कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा, बिकॉज बर्ड्स के ही कुछ ऐसे नाम रखे होते हैं, वुड पेकर हो गया जैसे, तो इस टाइप के नाम से हम जनरली बर्ड्स दे देते हैं, या वाइट थ्रोटेड हो गया। तो भाई इस टाइप की जैसे वल्चर्स है, वल्चर्स में भी हम डालते हैं ना वो यूरोपियन और कुछ टाइप के वाइट, कुछ वाइट वल्चर्स, कुछ इस टाइप से नाम डालते हैं। सो जब भी कलर का एसोसिएशन होता है वो जनरली बर्ड्स के साथ हम करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक आंसर विल बी ए। But if you are not able to associate this question with this logic, you can skip such questions. So which one of the following protected area is well known for the conservation of a subspecies of the Indian swamp deer और बारासिंगा एंड थ्राइव्स ऑन वेल ग्राउंड। अब ये भाई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आता है, अगर नहीं आता तो कोई वो नहीं है, मतलब कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। फिर ये जनरली सबको पता ही होता है, क्योंकि हम कोई भी इन्वायरमेंट पढ़ लें तो इन्वायरमेंट की बुक पढ़े तो इसमें जब स्पीशीज पढ़ते हैं या प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ते हैं तो उसमें दिया होता है, एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, फेमस चीज़ है यार, ये फेमस चीज़ है, तो ये पता ही होता है। इसका आंसर है कान्हा नेशनल पार्क। बट ये कि आपको नहीं पता तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, जस्ट कीप इट, मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता होगा। स्टील स्लेग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टील स्लेग है भाई किस चीज़ में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड इंप्रूवमेंट है भाई। अब ठीक है, अब ये है आपको नहीं पता स्टील स्लेग किस में, बट पॉसिबल है ना, कैन भी दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, ठीक है भाई, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव मारो, आगे बढ़ो। इन क्वेश्चन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जस्ट ऑल ऑफ द अबव एंड मूव फॉरवर्ड अंटिल एंड अनलेस यू आर श्योर कि भाई इसमें तो यूज़ नहीं हो रहा, ये इसमें इसका एप्लीकेशन नहीं है। Let's come to question number 77. Which of the following are the most likely places to find the musk deer?
मस्ट डियर है। मस्ट डियर जनरली नॉर्थ में मिलता है, तो किस में मिल सकता है? दैट एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मस्ट डियर के लिए स्पेशल सेंचुरी बना ही रखी है। दिस इज द सेंचुरी ओनली फॉर मस्ट डियर। या तो भाई अब ए में हो रहा या डी में हो रहा। अब ए और डी में से है, आपको चूज करना है कि या तो ए गंगोत्री के साथ एस्कॉट हो रहा या मानस के साथ हो रहा। अब यू नो कि अगर आपको पता है एस्कॉट जो है उत्तराखंड में है एंड गंगोत्री इज ऑल्सो इन उत्तराखंड, तो यू विल गेट टू नो कि भाई आंसर हो जाएगा इसका ए, 77 का अपना आंसर हो जाएगा ए। बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस एंड यू हैव टू चूज बिटवीन ए एंड डी। अवर लॉजिक सेज डी, बट ठीक है गलत होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अगर डी गलत होता है। बिकॉज वी हैव द हमें 55 में से 30 चाहिए, तो वी हैव द स्कोप ऑफ 25 क्वेश्चंस। और अभी तक जितने किए हैं अभी तक सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन है जिसमें ट्रिक्स अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ही अभी निकले, तो अभी हमारे पास 12 क्वेश्चन की रेंज और है, और ये सिर्फ हमारे पास बचे हैं 22 क्वेश्चन। तो यस वी हैव द स्कोप। 10 से 12 भी मैं भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये कम ही हो रहा, 10 अभी अंडर 10 ही चल रहा है वो नैरेटिव का रेशो। सो इन रूरल कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड। ठीक है भाई, यूपीएससी ने इसमें ऑल 5 तो दिया नहीं हुआ। अब जब यूपीएससी ने ही ऑल 5 नहीं दिया हुआ तो भाई ऑल 5 तो नहीं होना चाहिए। अब देखो कोल्ड मिक्स एसफाल्ट, हॉट मिक्स एसफाल्ट, अब ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक कोल्ड के बारे में बात कर रहा है, एक हॉट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि 2 और 4 तो आपस में नहीं होंगे, 2 और 4 आपस में नहीं होंगी। अब आपको नहीं पता कि बाकी किसी में चूज होता है नहीं होता, या यूज होता है नहीं होता। एंड आई टोल्ड यू या तो 5 स्टेटमेंट दी हुई है तो n-2 ग्रो विथ 3 एंड आंसर विल बी ए। भाई ऐसे क्वेश्चंस में नहीं पता होता कि ऑप्शन क्या होगा, तो बेसिक जो अपना टिक रहता है कि वो n-2 है। एंड यूपीएससी इफ सेज कि ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ऐसे यूपीएससी देता है, तो मैं ब्लाइंडली अगर मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन, टेक्निकली मुझे नहीं पता, किसी में कन्फ्यूजन है, तो आई विल गो विद ओनली 3 n-2 अपना जिंदाबाद। ज़्यादा नहीं सोचना। सो बी इज़ नॉट द आंसर एंड ए इज़ अवर आंसर। 78 का अपना आंसर है ए। सो इसका आंसर है ए है, ठीक है। ये डी नहीं है, ये ट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। चलो गलत होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 79। कोल एश कंटेन्स आर्सेनिक लेड। भाई कंटेन की बात कर रहा है, अब कितना है? 8% है, 10% है, 50%, कुछ नहीं बताया, जस्ट कंटेन। अगर थोड़ा सा भी एक ड्रॉप भी ऐसे पार्टिकल भी मिल गया ना तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, तो इट बिकम्स करेक्ट। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। ये यूपीएससी का फेवरेट स्टेटमेंट है कि भाई कोल फायर्ड से या वोल्केनो से क्या क्या इरप्ट होता है, तो इट इज़ करेक्ट, और ये जनरली हम पढ़ते भी हैं। हाई एश कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कोल। हाई एश कंटेंट इंडियन कोल में, ये इंडियन कोल की एक लिमिटेशन है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड आवर आंसर विल बी डी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 80 का क्या है? बायोचार फार्मिंग। बायोचार है, बायोचार मतलब लिव इन, बायो मतलब लिव इन एंड चार इज समथिंग रिलेटेड टू चारकोल। तो भाई आप कुछ पॉजिटिव के बारे में देखना है। बायो पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव चीज़ है, तो उसे कंटेक्स्ट में पॉजिटिव विल बी फॉर पॉजिटिव। So when biochar is a part of the growing medium, it enables the growing medium to retain water. भाई बायोचार अगर हम यूज करेंगे तो वाटर जो है रिटेन बढ़ेगा लंबे टाइम के लिए। सो ठीक है, अच्छी स्टेटमेंट है। आई टोल्ड यू पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव। When biochar is a part of the growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixation bacteria, microorganism. आपको नहीं पता, अगर इसके बारे में श्योर नहीं हो तो यू विल कंसिडर दिस, ठीक है। पी एंड पी है। अब ये मत करना कि भाई बायोचार है, पार्ट है, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट, तो इनमें से जो है 2 और 3 है, तो ये नहीं हो रहा ऑप्शन। नहीं, ऐसी गलती मत करना। बायोचार इज समथिंग विच इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है। एंड आई टोल्ड यू व्हेन पॉजिटिव गोज फॉर पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव गोज फॉर पॉजिटिव, तो उस कंटेक्स्ट में मल्टीपल चीज़ों का एप्लीकेशन होगा एंड यू विल डेवलप दिस ग्रेजुअली विद द थ्रू प्रैक्टिस जब करोगे। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से टेस्ट में नहीं लगता है, ये लगेगा PYQs में ही। तो जब आपकी मल्टीपल प्रैक्टिस होगी यू विल गेट टू नो कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसी चीज़ अप्लाई होगी। एंड 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है, ये भी पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा है। तो बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन अ वर्टिकल फार्मिंग। अब 2 और 3 आपस में एक साथ में इसी ऑप्शन में, तो डी है। एंड दिस इज ऑल्सो ठीक है कि भाई वर्टिकल फार्मिंग में भी हम उसे यूज कर सकते हैं। Let's come to question number 81. If a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act 1972, what is the implication? भाई क्या क्या implication हो गया? Schedule 6 में डाल दिया, अब schedule बदल दिया है, बट ठीक है, उस context में क्वेश्चन तो सोल्व करना ही। Such a plant is invasive and harmful to the ecosystem, ठीक है, is a genetically modified crop. भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जेनेटिकली मॉडिफाइड का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो तो EPA के अंडर हम डील करते हैं, ठीक है, ये नहीं हो रहा। सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड एनी अंडर सच सर्कमस्टांसेस। भाई ठीक है, हो सकता है पॉसिबल। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। अब देखो सच ए प्लांट
दोनों थीम में सेम आ रहा है। अब इन दोनों में से एक चूज करना है। सेक्शन 6 क्या है? शेड्यूल 6 है। अगर आपने थोड़ा बेसिक पढ़ा है, यू विल गेट टू नो कि इट इज़ अबाउट इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज एंड यू विल, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि भाई इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज, नहीं सॉरी, आई गेट इट रॉन्ग, नहीं भाई, इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज का नहीं है, यहाँ थोड़ा दूसरा लगेगा, आई एम सॉरी फॉर दिस। भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, यहाँ गलती होती है अगर मतलब, ठीक है, अगर एकदम से याद नहीं आता मेरे को, वो शेड्यूल 6 क्या था, विल गेट इट रॉन्ग। तो भाई ऐसा होता है, ये एग्जाम में भी आपके साथ हो रहा कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर सिली मिस्टेक्स होगी, तो ऐसे टेंशन नहीं लेनी है। तो ठीक है, सच अ प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट। भाई स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। एक बोल रही है कि भाई कल्टिवेट नहीं कर सकते, दूसरा बोल रहा है कि कल्टिवेट कर सकते हैं बट उसके लिए लाइसेंस चाहिए, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। एंड इसमें से ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ज़्यादा अच्छा कौन सा है? ठीक है भाई, अभी कोई प्लांट है, हमें कल्टीवेट करना पड़ गया, कोई एंडेंजर्ड प्लांट है उसको कल्टीवेट करना पड़ गया, तो बट उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो भाई कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होना ना। और कल्टीवेट नहीं कर सकते उसके लिए क्या पता कोई दूसरा शेड्यूल हो। सो इट इज़ पॉसिबल, द आंसर विल बी ए। एंड आई टोल्ड यू कि व्हेन टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस टू डील विद, जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, सो यू विल फाइंड कि भाई यू विल टेक द डिसीजन फ्रॉम दैट पार्ट ओनली, कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है 90% चांसेस है कि भाई ऑप्शन जो है, आंसर जो है उसी में से होगा। सो वी हैव टू डिसाइड कि अब जिसने थोड़ा बेसिक पढ़ा हुआ शेड्यूल के बारे में, सो ही विल गेट टू नो और शी विल गेट टू नो कि भाई उसमें लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस चाहिए, तो आंसर विल बी ए। With reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the town Ghantashala, Kadura, and Chaul were well known for this. किसके लिए फेमस है भाई? Important Buddhist pilgrimage center, places of execute stone art, capital of powerful kingdom, port handling, foreign trade. अब I told you in the initial videos कि UPSC की कुछ favorite themes है। क्या क्या favorite themes है? Ports, land, कॉइन, तो यूपीएससी की ये फेवरेट थीम है। और जनरली हम पढ़ते हैं भाई, चोल जो है ट्रेडिंग सेंटर का हम भी पढ़ते हैं, घंटशाला के लिए भी थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया मिल जाता है, तो ये एनसीईआरटी में चोल हमें मिल जाता है एज अ ट्रेडिंग सेंटर, तो उसके बेसिस पे भी अपना ये एटीट्यूड हो जाएगा ए। एंड पोर्ट जो है यूपीएससी की फेवरेट थीम है। ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट वर्ड से 2023 में रिपीट हुआ था, मुझे उस टाइम तक वो ट्रिक्स नहीं पता थी कि भाई यूपीएससी की ऐसे फेवरेट थीम भी है, सो आई गोट इट इनकरेक्ट। तो जब 2023 वाला पेपर डिस्कस करूँगा एंड आई विल टेल यू कि भाई मैंने ऐसे ऐसे ब्लंडर किए थे और मेरे 57 मार्क्स क्यों आए थे। ठीक है, सो व्हाट इज और आर द एडवांटेज ऑफ जीरो टिलेज। जीरो टिलेज के बारे में बात करें, भाई टिलेज नहीं करनी है तो क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। जीरो टिलेज का मतलब खुदाई नहीं हो रही है सॉइल की, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल। भाई जब हम सॉइल की खुदाई करेंगे, जब हम टिलेज करेंगे, तो उसमें से एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो जो कार्बन स्टोर हुआ तो वो रिलीज हो जाएगा। बट हम जब टिलेज नहीं कर रहे, कोई खुदाई नहीं कर रहे, तो कार्बन जो है सिक्वेस्ट्रेशन तो रहेगा। थर्ड स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Without the need for nursery of rice sapling, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible। तो क्या बोल रहा है, जैसे वो होता है ना ट्रांसप्लांटेशन में हम करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन में करते हैं ना कि भाई वो सैपलिंग्स लगा रहे हैं, तो वो ट्रांसप्लांटेशन में सैपलिंग्स नहीं लगाना, हम डायरेक्टली सीड लगा सकते हैं कि भाई थोड़ा सॉइल को वेट किया और डायरेक्टली हमने सीड डाल दिए और उसके अकॉर्डिंगली सॉइल को प्रिपेयर किया और उससे हो जाएगा। एंड इट इज़ ठीक, मतलब पॉजिटिव सेंस में ही है कि वाटर का यूज़ कम हो रहा है और इन द फेवर ऑफ एग्रीकल्चर है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू। भाई बर्निंग नहीं रेसिड्यू करनी है हमें, और अच्छी बात हो रही है जीरो टिलेज। थोड़ा जिसको आइडिया है ठीक है, जिसको नहीं आइडिया तो इन साइड के टॉपिक्स में यूपीएससी जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई पॉजिटिव है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो पॉजिटिविटी वाली चीज़ है तो ये डील करनी है एंड इट्स आंसर विल बी डी। ठीक है, 83 का आंसर है डी। 84 में आते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। भाई 6 हैं, 6 तो ठीक नहीं हो गया। रॉ मटेरियल कैसे यूज कर सकते हैं भाई? इन टाइप के क्वेश्चंस में ना पहले फूड सिक्योरिटी का कंसर्न रहता। अगर फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है उसी के बाद हम जो रॉ मटेरियल है वो हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब यूपीएससी ने क्या किया, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, रोटन पोटैटोज। ठीक है, डैमेज क्यों है भाई? नॉर्मल व्हीट ग्रेन्स क्यों नहीं है? क्योंकि फूड सिक्योरिटी पहले ज़रूरी है। बायोफ्यूल्स तो बना लेंगे बट फूड सिक्योरिटी भी ज़रूरी है। तो ये जो डैमेज्ड है, ये जो रोटन है, ये तो ठीक होगा, तो क्योंकि ये वेस्ट है हमारा। अब ये वेस्ट है तो वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी।
तो डैमेज्ड वीट वहाँ यूज़ हो सकता है, रॉटन पोटैटो वहाँ यूज़ होते हैं। तो 2 और 5 जिसमें नहीं है वो तो काट दो, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू भाई 6 हैं और स्पेसिफिकली नेशनल पॉलिसी के बारे में पूछा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई यूपीएससी यहाँ खेलेगा, तो डी तो इसका आंसर नहीं होना चाहिए। अब ये तो 1 to 5 6 है या 2 3 4 5 है। कसावा है, चलो भाई हो सकता है। ग्राउंडनट सीड्स है, हॉर्स ग्राम है भाई, चने यार हमारे पास खुद के पास नहीं है, हमने कभी कभी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो चीज़ फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है उसके थ्रू हम बायोफ्यूल क्यों बनाएंगे। सो फोर्थ कैन बी इजिली एलिमिनेटेड। इट इज़ कि भाई आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, नॉट कि भाई आपको हर चीज़ पढ़नी है, बट हाँ थोड़ा इसमें लॉजिक अप्लाई करो कि अभी फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। और सीरियल्स के लिए, पल्सेस के लिए वी इम्पोर्ट थिंग्स। अगर जब हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो वाई वुड वी यूज़ देम फॉर बायोफ्यूल। सिमिलरली ग्राउंडनट सीड्स हैं भाई, ऑयल सीड्स तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो क्यों ही हम उसे बायोफ्यूल में यूज़ करेंगे। सो इन सच क्वेश्चंस यू कैन सिंपली एलिमिनेट समथिंग विच इज़ हार्मफुल अगेंस्ट इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा अगर इनको इंपोर्ट करना पड़ा, तो उस बेसिस पे दे कैन बी इजिली एलिमिनेटेड। सोशल कॉस्ट, एंड जब मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था 2019 वाली में, तो सोशल कैपिटल बताया था। सोशल कॉस्ट क्या है कि सोशल सोसाइटी को इम्पैक्ट क्या है उसका। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन क्या होगी, सोसाइटी के लिए वो कॉस्ट क्या होगी कार्बन की। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ, ठीक है भाई हो सकता है। एफर्ट्स पुट इन बाय अ क्लाइमेट रेफ्यूजी टू अडेप्ट, नहीं भाई ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनता, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में कुछ नहीं आ रहा। रिक्वायरमेंट ऑफ अ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, भाई इसका भी कोई एसोसिएशन सोशल कॉस्ट से नहीं बन रहा। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन अ ईयर, भाई ये तो लॉन्ग टर्म डैमेज हो रहा है या डैमेज। अब ये कह रहा है कि ये एमिशन की बात कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट, ये बात कर रहा है एमिशन की। बट हमें बात करनी है कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर डैमेज, सोशल कॉस्ट, सोशल डैमेज, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ता है ना इकोनॉमी में, तो कार्बन रिलीज करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, सोशल कॉस्ट क्या है, वो सोशल डैमेज है। सो इट्स आंसर विल बी ए, 85 का आंसर ए। अब इसमें ए और डी के बीच में कंफ्यूजन वाला नहीं होना चाहिए, इसमें आपको ब्रेक डाउन ऑफ वर्ड करना है। क्या करना है, ब्रेक डाउन ऑफ वर्ड करना है। सोशल कॉस्ट क्या होगी, सोशल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भाई, कार्बन की क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, लॉन्ग टर्म डैमेज। सो वी हैव टू कंसिडर दिस वे, जस्ट इन इट इज मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू में भाई आप ये तो नहीं कंसिडर कर सकते, बट डैमेज को आप मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि भाई सी लेवल बढ़ रहा है तो उसके कारण इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो रहा है, वो तो मॉनेटरी टर्म्स में हम डैमेज को कंट्रोल मतलब मेजर कर सकते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में वो क्वेश्चन को हमें रेफर करना है। With reference to pulse production in India, consider the following statements. In the last 3 decades, while the production of Kharif pulses has increased, the production of Rabi pulses has decreased. भाई कंपैरिजन के टेक्स्ट में कि भाई लास्ट 3 डिकेड्स में है कि भाई जो खरीफ की पल्सेस प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है एंड प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज डिक्रीज्ड। एंड आई टोल्ड यू व्हेनेवर यूपीएससी कंपेयर सच काइंड ऑफ थिंग्स दे आर जनरली इनकरेक्ट। सो आई वुड कंसिडर एट इज इनकरेक्ट। मुझे आंसर नहीं पता बट मैं इसे इनकरेक्ट ही कंसिडर करूंगा। सो बेस्ड ऑन दिस माई ऑप्शन बी एंड डी आर एलिमिनेटेड। ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द, भाई जो हरा चना जो छोलिया जिसको हम नॉर्थ साइड में बोलते हैं स्पेसिफिकली हरियाणा में, तो वो छोलिया जो है भाई वो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। कितना एब्सर्ड है भाई, भाई छोलिया 50% का कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल पल्स प्रोडक्शन में। सो बेस्ड ऑन दिस विल बी एलिमिनेटेड एंड वी विल रीच अवर आंसर ए। ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड रबी, भाई रबी में किसी एक फार्मर ने कर दिया, किसी एक विलेज में हो गया, तो क्या आप इस स्टेटमेंट को नेगेट कर दोगे, नहीं। सो इट इज़ पॉसिबल, ऐसी सिचुएशन जनरल होती है, ऐसी सिचुएशन मॉडरेट होती है, यू कैन नॉट नेगेट सच सिचुएशन सच स्टेटमेंट्स। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 87। बस अभी 14 क्वेश्चन और बचे। आई डोंट वांट टू मेक इट अ लार्ज वीडियो, जस्ट लेट्स फिनिश इट अप। The crop is subtropical in nature. A hard frost is injurious to health. To it requires at least 210 frost-free days. सिर्फ इतना ही बहुत है, इसका आंसर आ जाएगा कॉटन, फ्रोस्ट फ्री ड्रेज। ठीक है, बस इतना सा पढ़ना है। अब बेसिक चीज़ है, इतना तो हम एग्रीकल्चर में पढ़ते ही हैं, ये सिर्फ इतना ही देखना था भाई, ये फालतू है, सिर्फ इतना चाहिए हमें। विद रेफरेंस टू द सोलर वाटर पंप है, कुछ नई टेक्नोलॉजी है, तो
इसका अगेन पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव. सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन. भाई उनसे सिर्फ हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज कर सकते हैं, नॉट द वंस विद पिस्टन. अब सीन क्या है ना कि भाई जो बंदे इंजीनियरिंग वाले थे उन्होंने इसमें ओवरथिंकिंग की एंड दे मार्केट करेक्ट, इसको मत ठीक कर दिया. बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों? एंड लगा के एडिशनल डाल दिया कि भाई एक पंप तो चला सकते हैं बट पिस्टन नहीं चला सकते. भाई क्यों? ऐसा क्यों है? एंड आई टोल्ड यू व्हेन सम टेक्नोलॉजी इज गिवन तो कंसीडर पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव. कुछ अच्छा है, सोलर है, सोलर एनर्जी के इंडेक्स में यूज हो रहा है तो भाई कुछ अच्छा है, उसका कॉन्सिक्वेंस भी अच्छा ही हो रहा. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हम चला सकते हैं बट पिस्टन नहीं चला सकते, पिस्टन के साथ नहीं चला सकते, तो यह गलत हो जाएगा. सोलर पंप कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट द सबमर्सिबल पंप. सोलर पावर को हम यूज कर सकते हैं सर्विस पंप चलाने में, सबमर्सिबल पंप नहीं चला सकते. भाई दिस अगेन बिकम्स रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी डी. अगर आप सोच रहे हो कि भाई सोलर पावर कैन बी यूज्ड, सोलर पावर कैन बी यूज्ड, तो दोनों में से गलत होना चाहिए और एक ठीक होना चाहिए. ठीक है भाई, आपकी थिंकिंग ठीक है, बट ओवरऑल आपको देखना है कि आपका माइंडसेट क्या है और दूसरे कुछ लॉजिक अप्लाई हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे. देखो कंपैरिजन कर रहा है, सरफेस पंप यूज कर सकते हैं, सबमर्सिबल पंप यूज नहीं कर सकते, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर सकते हैं बट पिस्टन वाला यूज नहीं कर सकते. सो बेस्ड ऑन दिस इट इज इजी कि ट्वीट कर दे किसी को भी यूपीएससी और गलत बना दे. जब 2023 का पेपर आया था तो उसमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का क्वेश्चन था, सेम लाइन पे क्वेश्चन बना था 2023 में, बस पैटर्न थोड़ा अलग, मतलब वर्डिंग अलग थी बट स्टेटमेंट चीज़ें ठीक थी. सो उसका भी आंसर डी ही है एंड लॉजिक सेम रहेगा क्योंकि इट इज इजी टू ट्वीट. With reference to current trends in the cultivation of sugarcane in India, consider the following statement. Sugarcane can be cultivated using settling prepares from tissue culture. भाई टिश्यू कल्चर के थ्रू, टिश्यू कल्चर पता ना, जैसे वो रोज की डंडी लेके उसमें से लगा दिया और रोज प्रोड्यूस कर दिया, तो टिश्यू कल्चर. हाँ, इट इज पॉसिबल इफ वेट वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड. सिंगल बडेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स. वही कंपैरिजन वाला क्वेश्चन डाल दिया कि भाई वेड वेदर है तो जो सिंगल बडेड सेट्स होगा उसका बेटर सर्वाइवल है एज कम्पेयर टू लार्ज सेट्स. थोड़ा ठीक है, मतलब नेगेटिव में जा रहा है एंड कंपेरेटिव है तो इसको हम होल्ड पे डाल देंगे. When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with a single budded as compared to sets with many buds. अब 2 और 3 को कंपेयर कर रहा है, 2 और 3 को कंपेयर कर रहा है एंड वी डोंट नो कि क्या ठीक होगा. ठीक है, अब कंपैरिजन में है कि इट इज़ जनरली से कि भाई कंपैरिजन में स्टेटमेंट्स गलत होती हैं. सो सेकंड इज ऑल्सो डाउटफुल एंड फोर्थ तो ठीक है. फोर्थ किसमें? थर्ड में, सी में है और डी में है, या तो आंसर सी होगा या डी होगा. लेट्स रीड फर्स्ट स्टेटमेंट. अ सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटलिंग्स आर रेस्ड इन अ नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन मेन फील्ड. भाई कुछ पॉजिटिव ही चल रहा है कि भाई सेविंग हो रही है, कॉस्ट सेविंग हो रही है, सीड मटेरियल बच रहा है और वी डोंट हैव ऑप्शंस की जिसमें सारे हों, तो वी हैव टू चूज बिटवीन सी और वी हैव टू चूज बिटवीन डी. एंड आई टोल्ड यू इन द, मतलब ठीक है पीछे बताया कि सी और डी हो तो उसमें से डी चूज करना, बट दिस लॉजिक इज अ काइंड ऑफ गेस वर्क. एंड आई टोल्ड यू नॉलेज, एप्टीट्यूड, लॉजिक और उसके बाद गेस वर्क. सो ये जो सी और डी वाला है या n-2 वाला है ये गेस वर्क है, ये लास्ट होते हैं, इनको लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मैं बोलता हूँ. इनको सबसे लास्ट में यूज करना है जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो. इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में आई फाउंड ये स्टेटमेंट कंसिडरेबली पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि उसमें सेविंग की बात कर रहा है और सेविंग की बात हो रही है तो भाई कुछ अच्छा है, फार्मर्स के लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, तो उस बेसिस पे माय आंसर विल बी सी. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड टू बी द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. कि मेरा थ्रोट तो जो है थोड़ा ठीक नहीं है आज, सो थोड़ा अभी स्टैमरिंग का या फंबलिंग का इशू हो सकता है. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, तो जस्ट बियर विद इट. आई होप कि अभी तक जो है आपको वो कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, बट इट इज़ कि मेरा थ्रोट थोड़ा पेन कर रहा है एंड आई हैव टू अपलोड दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल. थोड़ा डिले नहीं कर सकता क्योंकि अप्रैल इज़ गोइंग टू स्टार्ट और अप्रैल हैज़ स्टार्टेड. जब तक आपको वीडियो मिलेगा तो अप्रैल तो स्टार्ट हो चुका होगा. सो जस्ट आई डोंट वांट टू डिले इट, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट. So in the context of India, which of the following is or are considered to be the practice of eco-friendly agriculture? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, यस. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन है, लेग्यूम से क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ेगा, फर्स्ट इनटू तो ठीक है, 3 भी ठीक है. फोर्थ है वर्टिकल फार्मिंग. अब वर्टिकल फार्मिंग क्या है कि भाई इको फ्रेंडली है, आई विल कंसिडर इट करेक्ट. भाई मैं इसका ऑप्शन मारूंगा टी, भले यूपीएससी इसका आंसर दे ए. यूपीएससी ने इसका आंसर दिया था ए.
but my logic says D will be the answer. Vertical farming is also eco-friendly यार, eco-friendly है कि soil disturbance नहीं हो रहा उसमें. अब यूपीएससी ने इसका आंसर ए क्यों दिया वो हमें पता नहीं है, बट वी विल स्टिक विद अवर लॉजिक. वी विल नॉट एक्सेप्शन एज अ रूल. जो रूल है रूल के ऊपर स्टक रहना है. एक्सेप्शंस आर एक्सेप्शंस, उनके लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहता. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन? फर्टिगेशन क्या है? फर्टिगेशन लाइक इट इज समथिंग लाइक फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिगेशन है, फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, कुछ नया बन रहा है. तो फर्टिगेशन से भी कुछ अच्छा ही बन रहा होगा, कुछ पॉजिटिव हो सकता है. तो फर्टिगेशन क्या है? रिड्यूसिंग इन द लीचिंग ऑफ केमिकल्स न्यूट्रिएंट इज पॉसिबल. भाई रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल्स, ऑफ द केमिकल्स, भाई कुछ अच्छी बात हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है. सो आई विल कंसिडर दिस स्टेटमेंट करेक्ट. इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल. अच्छी बात हो रही है कि भाई प्लांट्स के लिए जो है न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ सकती है. तो पॉसिबल. 3 और 4 किस में नहीं है वो काट दो. या तो ऑप्शन हो रहा सी या ऑप्शन हो रहा डी. एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रोक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल. भाई यूपीएससी यहाँ तो पूछता था एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रोक फॉस्फेट्स एंड ऑल. अब यूपीएससी को क्या टेंशन थी भाई ये एडिशनल ऐड करने की. यूपीएससी ने ये एडिशनली क्यों ऐड किया? चलो ठीक है. कंट्रोलिंग द एल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल. भी एल्कलिनिटी को कंट्रोल करना है. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड वी हैव टू चूज बिटवीन या तो सी ठीक हो रहा या डी ठीक हो रहा. ठीक है, यहाँ पर अगेन मेरा वो सी और डी वाला नहीं काम करता बिकॉज ठीक है नहीं ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में. एंड दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट बट वी हैव टू अप्लाई द लॉजिक फर्स्ट, वी हैव टू अप्लाई द एप्टीट्यूड फर्स्ट. तो ब्लाइंडली इसके ऊपर जंप नहीं करना. जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब कोई लॉजिक नहीं लगा रहा, जब कोई एप्टीट्यूड नहीं काम करता, तो आपको डिसाइड करना है कि सी एंड डी वाला लगाना है. सो हेयर आवर आंसर विल बी सी बिकॉज रॉक फॉस्फेट है वो मतलब इतना इफेक्टिव नहीं करते. तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आया था दोबारा. फर्टिगेशन मतलब थोड़ा ये है ना कि यस फर्टिगेशन है कि जो अपना फर्टिलाइजर्स है उसको पानी में मिला के उसको अप्लाई करना है, कुछ इस टाइप से. तो रॉक फॉस्फेट वाटर सोल्यूबल नहीं होते. तो इसलिए थोड़ा बेसिक अगर आपको पता है दैट विल हेल्प यू. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं? अगर आपकी जगह में होता तो इसमें अगर ओनली 1 ओनली 2 दिया होता तो आई वुड हैव मार्क ओनली 2. अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लीव दिस क्वेश्चन. एंड इसका आंसर वैसे डी है. यस ठीक है. अब सब क्वेश्चन तो हम ठीक नहीं कर सकते, तो इसका अगर ओनली 1 ओनली 2 अगर आपको डाउट अगर ऐसे ऑप्शन है और यू आर नॉट श्योर देन स्किप सच क्वेश्चन. बट अगर ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 दिया हुआ है देन टेक द रिस्क एंड अटेम्प्ट देम बिकॉज हमें 90 तो अटेम्प्ट करने ही है ना. वी कैन नॉट स्किप ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो ऑन दैट बेसिस आई वुड हैव मार्क्ड इसका डी. तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 93. विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? OMT is measured up to a depth of 26 degrees Celsius. Isotherms, which is 129 meter 8 feet to feet in the southwest Indian Ocean during March. भाई इतने सारे फैक्ट हैं. गलत. OMT collected during January-March can be used in assessing whether the amount of rainfall by January to March में measurement हो रही है क्योंकि मानसून से पहले measurement हो रही है. Amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long-term mean. And I told you if one statement is incorrect because multiple facts हैं, किसी भी फैक्ट को ट्वीट कर देना. 129 कितना प्रिसाइज है, 26 कितना प्रिसाइज है, तो बदल देना. एंड आई टोल्ड यू कि whenever one statement is incorrect and you are not sure about other statement then go with the second statement and its answer will be B. भाई नीदर यूपीएससी बहुत कम बनाते हैं. So with reference to chemical fertilizers in India, consider the following statements. Sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer, is a byproduct of oil or refineries. हम पढ़ते हैं कि भाई ऑयल में सल्फर होता है, कोल में सल्फर होता है, तो बाय प्रोडक्ट तो बन सकता है. सो थर्ड इज पॉसिबल. एंड इफ थर्ड इज पॉसिबल या तो आंसर डी होगा या आंसर बी होगा. 2 कॉमन है तो 2 कॉमन है. ठीक है. एट प्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज मार्केट ड्रिवन. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है मार्केट ड्रिवन है. यूपीएससी कुड हैव स्टॉप्ड हियर नहीं बट एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. भाई जब तुम मार्केट ड्रिवन बोल रहे हो, इफ इट इज मार्केट ड्रिवन तो भाई एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली ऐड करना क्यों है? वो तो इनडायरेक्ट मतलब तो वही है कि एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट नहीं, बट यूपीएससी इज डेलिबरेटली एडिंग बाय एंड and extending the statement, so it becomes wrong and our answer will be B. ये लॉजिक है based on the PYQs. अब ये टेस्ट सीरीज में लगाओगे तो वहाँ नहीं लगेगा. सो विद रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज. ठीक है. इट स्प्रेड्स ओवर 2 days. थोड़ा फैक्ट हो जाए. चलो ठीक है. देयर इज नो ह्यूमन इन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क. भाई इतना बड़ा पार्क है उसमें एक भी ह्यूमन नहीं है. ह्यूमन की एंट्री कहाँ अलाउड नहीं है?
कोर में, बट बफर जोन में तो हम एंट्री कर सकते हैं। और इतना बड़ा पार्क है कि भाई कहीं पर ह्यूमन हैबिटेशन हो रहा ही नहीं पार्क के अंदर, इनसाइड द पार्क बोल रहा है, नहीं कि कोर जोन में। सो दिस बिकम्स रॉन्ग एंड विद दिस एलिमिनेशन, भाई सिंपल सी बात है ना, इतना बड़ा पार्क है यार, कहीं तो हो सकता है, कहीं यहाँ रह लो बफर में, यहाँ रह लो यहाँ, और इतने सारे ट्राइब्स हैं यार, ट्राइब्स को तो आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते आउटराइटली। तो विथ दिस लॉजिक इट्स बिकम्स रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी सी। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर, अब थोड़ा मैपिंग अगर आपको आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो उसमें थोड़ा इशू है। ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, अक्साई चीन जैसे इंडिया अपना यहाँ पर है, ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, अक्साई चीन यहाँ पर है, तो भाई ईस्ट ऑफ अक्साई चीन तो नहीं हो सकता। ले भी अपना यहाँ पर है, ईस्ट ऑफ ले तो नहीं हो सकता। नॉर्थ ऑफ गिलगिट, गिलगिट समथिंग यहाँ पर है, तो भाई नॉर्थ ऑफ गिलगिट है या नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। एंड जिसे थोड़ी मैपिंग आती है उसे पता है कि भाई नुब्रा वैली आंसर है, ईस्ट ऑफ नुब्रा वैली, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली है, गिलगिट थोड़ा सा ऊपर है। तो बेस्ड ऑन दिस आर आंसर विल बी डी। अगर वही है कि सी और डी है, सी और डी में से अगर आपको डाउट है, आपको नहीं पता बट मार्क करना है, सो गो विथ डी, डी वहाँ काम कर रहा है। तो वही है ना कि भाई अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन में तो ये अप्लाई हो रहा, 2-3 क्वेश्चन है वो एक्सेप्शन निकलेंगे आपकी, बट वो लास्ट में लगाना जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। भिलसा मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर और गुजरात। द्वार समुद्र है, द्वार समुद्र हमें पता है कि भाई गुजरात महाराष्ट्र में तो नहीं है, द्वार समुद्र कर्नाटक की है, होयसाल्स के लिए होता है, होयसाल्स कैपिटल थी, होयसाल्स के लिए कैपिटल थी द्वार समुद्र, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नेम, बट ये होयसाल्स के कर्नाटक में आता है, महाराष्ट्र में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 को एलिमिनेट करेंगे, अब वी आर स्टक, या तो ए या बी हो रहा, ए हो रहा या बी हो रहा, या तो 1 और 3 है या फिर 1 और 4 है। एंड वी नो कि 1 तो कॉमन है कि भिलसा तो मध्य प्रदेश में, अब ये कि गिरनगर है, गिरिनगर, माउंट गिरी, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। सो आवर आंसर विल बी 1 एंड 3। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कॉमन जो साइड लाइन की एप्लीकेशन है दैट विल ऑल्सो हेल्प अस टू रीच द आंसर। 30% of India's districts are classified as overexploited or critical by the Central Groundwater Authority. CGWA was formed under the Central Groundwater Authority. India has the largest area under groundwater irrigation. भाई तीनों फैक्चुअल हैं, तीनों में से यूपीएससी ने ऑल ऑफ द अबव तो नहीं दिया, तीनों में से यूपीएससी ने ऑल ऑफ द अबव तो नहीं दिया। एंड दिस इज समथिंग वी जनरली रीड, भाई ईपीए में हम पढ़ते हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है ईपीए में है, और ये क्वेश्चन 2020 में है, सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 में रिपीट किया है। तो 2 तो ठीक है अपना, या तो ऑप्शन बी हो रहा है या ऑप्शन सी हो रहा है। अभी है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, आपकी फैक्ट है भाई, फैक्ट के बेसिस पे भी आप स्टेटमेंट बन रहे हो, गलत कर सकते हो, ठीक है। 36%, कितना प्रिसाइज जा रहा है यूपीएससी, कितना प्रिसाइज जा रहा है, 1/4 होता, 1/3 होता तो फिर भी एज्यूम करते हैं, बट नहीं, 1 सीधा 36%। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अ फैक्ट। मैंने तो बोला था कि जब भी इंडिया को लार्जेस्ट वाली सेंस में बताया जाए तो वो स्टेटमेंट जनरली इनकरेक्ट होता है, बट दिस अगेन इज एन एक्सेप्शन, और ये जनरली हमें पता होता है, इट इज़ अ क्रिटिसिज्म, क्योंकि हमारा ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा है क्योंकि वी आर मानसून डिपेंडेंट, और जहाँ पर मानसून जो है थोड़ा टाइम से नहीं आता तो ग्राउंड वाटर का इरीगेशन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, तो यहाँ पर हम जो है अपना ग्राउंड वाटर को बहुत एक्सप्लोर करते हैं, तो उस बेसिस पे आर आंसर विल बी बी, ठीक है। अब जिसे थोड़ी बेसिक नॉलेज है उसके लिए क्वेश्चन इजी होगा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। जेट स्ट्रीम्स अक्रस इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर ओनली, भाई गलत ही है, साउथ हेमिस्फीयर में कहाँ गया, तो बी और सी में से बचा, यानी ये सी है। ओनली सम साइक्लोन्स, ओनली है तो इसका मतलब ओनली देखिए काट नहीं देना, ओनली देखिए काट नहीं देना, ठीक है। और जब भी 2 स्टेटमेंट्स में ओनली दिया हो तो एक तो ठीक होती ही है, अगर फर्स्ट गलत है तो सेकंड मस्ट बी करेक्ट, सेकंड तो कॉमन है। साइक्लोन्स, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में तो आई डेवलप होती है, टेम्परेट साइक्लोन्स में डेवलप नहीं होती। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द सराउंडिंग। क्या बोल रहा है कि जो साइक्लोन की आई है और उसके आसपास जो वॉल है उसमें टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। भाई आई का मतलब है लो प्रेशर है, लो प्रेशर किस लिए बना है, टेम्परेचर के कारण बना है, और आसपास बारिश हो रही है, तो आई में जब जो लो प्रेशर है वहाँ टेम्परेचर कम होगा, ये जो आसपास सॉरी आई में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा या फिर सॉरी हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस
देन द सराउंडिंग, भाई यहाँ आई है, यहाँ लो प्रेशर बना हुआ और यहाँ आसपास बारिश हो रही है, तो जहाँ बारिश हो रही है वहाँ टेम्परेचर कम होगा, या जो आई है जहाँ लो प्रेशर है वहाँ टेम्परेचर कम हो रहा। तो लो प्रेशर कहाँ बनता है, जहाँ जनरली टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस बेसिस पे थर्ड बिकम्स रॉन्ग एंड आवर आंसर विल बी सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नॉलेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। यहाँ पर सिर्फ इस लेसर को ट्रैक करना था, हायर होता है लेसर नहीं होता। अमन द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर रिजर्व। भाई आपको आता है, नहीं आता है तो ठीक है, नहीं आता नहीं आता। अब इसमें वो मतलब ऑड वन आउट पे मत जाना जी, भाई कॉर्बेट रणथंभौर और सुंदरबन छोटे हैं, नागार्जुन बड़ा है, ठीक है। अब सी आई टोल्ड यू कि भाई डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो आंसर ए होता है, बट ठीक है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, वी नीड 60% एक्यूरेसी, नॉट 100%। ठीक है, जब मैंने ऊपर बोला तो अंडर 10 थे, बट यहाँ तक आगे वाले 28 क्वेश्चन में जो अभी हम आए, तो 10 to 12 क्वेश्चन यहाँ फिर से हो रहे हैं, जिसमें ये ट्रिक्स जो है, लॉजिक्स जो है अप्लाई नहीं हो रहे हैं। सो इसका आंसर है सी। ओवरऑल आप देखोगे, अगर आप 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, सो यू विल फाइंड कि भाई 30 ईजी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे जो लॉजिक्स और आपको हेल्प कर देंगे। सो 10 क्वेश्चन ऊपर हो रहे थे, 12 क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं, 22 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। एंड बेस्ड ऑन दिस यू आर इन द सेफ जोन। बस इतना इंश्योर करना है कि जो 35 क्वेश्चन जो आपके स्टैटिक वाले हैं वो ठीक होने चाहिए, उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, उसमें आप सिली मिस्टेक ज़्यादा नहीं कर सकते। द एक्यूरेसी रेशियो इन दोज क्वेश्चंस मस्ट बी हायर। तो चलो अभी ज़्यादा हो गया एंड थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, एंड वी आर स्टॉपिंग दिस हेयर ओनली। अपना 2020 का वीडियो पूरा हो गया, थोड़ा मैंने फास्ट किया है लास्ट में, बट आई होप कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे यू गेट टू नो कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, एंड विद दिस यू विल गेट टू नो। एंड ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया, सो यू कैन वॉच इन थोड़ा स्पीड स्लो करके भी यूट्यूब पे देख सकते हैं, अगर इन केस थोड़ा फंबलिंग का इशू आ रहा है। सो यू विल गेट टू नो द थिंग्स एंड यू विल गेट सम क्लैरिटी एज वेल। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद 2021। So if you have like watched this video, then before watching 2021 का video you must first solve this paper। 2018, 19 और 20 इन तीनों में से जो हमने नॉलेज एक्सट्रैक्ट की है उसके बेसिस पे आप 2021 का पेपर सोल्व करेंगे एंड उसके बाद ही वो वीडियो देखेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग and do watch these videos multiple times for having a better understanding. We will meet in the next video. Till then, Jai Hind, study hard.